दोस्तों क्या होगा अगर तुम्हें पता चले जो तुम नोवेल को रीड कर रहे हो वो रियल वर्ल्ड में तब्दील हो जाए और तुमने नोवेल को पूरा एंड तक पढ़ा हो और तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है और तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि एकदम फुल मैक्स पे हो और एकदम चीट सिस्टम जैसा काम करता हो। तो यही हमारा आज का मांगा होने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारा एमसी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डोगजा है। मैं लोगों के सामने खुद को इस तरह प्रेजेंट करता हूँ। हालांकि ज्यादातर लोगों को एग्जाम्पल के समान ही गलतफहमी होती है। हमारे एमसी से कोई कह रहा होता है कि ओह तुम एक लौते बेटे हो, तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं हूँ लेकिन मेरा मतलब उस तरह से नहीं था। तो बंदा बोल रहा होता है कि तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था। हमारा एमसी बोलता है कि मेरा नाम किम डोगजा है। मेरे फादर ने मुझे यह नाम इसलिए दिया ताकि अकेले होने पर भी स्ट्रॉन्ग आदमी के रूप में जी सकूं। हालांकि मेरे फादर की नेमिंग सेंस के रीजन में अपने नॉर्मल लाइफ एक अकेले अनमैरिड मैन के रूप में जिया हूँ। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि मैं हूँ कौन, मेरा नाम डोगजा है। मैं किम डोगजा हूँ, 28 साल का, और मैं रूरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हूँ और इस टाइम में मेजर कंपनीज में सब्सिडरी में काम करता हूँ। मेरी हॉबी है वेब नॉवेल को रीड करना और मैं अभी घर जा रहा हूँ। हालांकि आज की मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग थी। तभी हमारे एमसी से कोई कहता है कि इस रफ्तार से तो तुम अपने फोन से पूरी तरह से डूब जाओगे। हमारा एमसी सामने देखता है तो वहाँ पर एक हॉट माल सी लड़की होती है। हमारा एमसी भी ये देख के अपने मन में कह रहा होता है कि ये तो सेंगा है ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो हमारा एमसी भी थोड़ा एम्बेरस होकर उससे कहता है कि हेलो। तो वो बोलती है कि क्या तुम घर वापस जा रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि हाँ, तुम्हारे बारे में क्या। वो भी बैठते हुए कहती है कि हाँ मैं भी लकी थी, डिपार्टमेंट मैनेजर आज बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। और ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, ये सोचकर ही सरप्राइज होता है कि हमारी कंपनी की सबसे लोकप्रिय महिला सेंगा से मेरी मुलाकात मेट्रो में होगी। डिप्टी मैनेजर कैंग और एचआर और फाइनेंस मैनेजर हैंड स्टार्टिंग से ही मुझे पूरे यकीन है कि कंपनी के कोई मेल हर शाम उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। तो हमारा एमसी उससे कह रहा होता है, क्या तुम हमेशा मेट्रो से ही यात्रा करती हो। तो बोलती है, कोई मेरी साइकिल चोरी कर ले गया। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम साइकिल से काम पर आती हो। तो बोलती है कि हाँ, इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है और मैं आराम भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ परेशान करने वाले मामले भी थे, इसलिए ये एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, उसे करीब से देखकर मैं उन मेल की भावनाओं को समझने लगा हूँ जिनके दिल उसने चुरा लिए थे। और हमें बताता है कि खैर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सेंगा मुझसे बिल्कुल अलग तरह की लाइफ जीती है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरी यूजुअल राइड से थोड़ी अलग होने का रीजन सिर्फ सेंगा नहीं थी। एमसी से वो कहती है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका मतलब है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो हमारा एमसी ये सब बातें सुन के अपने मन में कह रहा होता है, वो तो घर जाते समय भी पढ़ाई कर रही है। हम सच में लाइफ का अलग अलग विधाएं जीते हैं। हमारा एमसी मुस्कुरा के उससे बोलता है, तुम बहुत मेहनती हो। अभी हमारे एमसी को फोन में देखते हुए वो बोलती है, वैसे डॉगजा तुम इतनी गौर से क्या रीड कर रहे हो। तो हमारा एमसी अपना फोन को छुपाने लगता है। अभी वो देख लेती है, अच्छा तो ये नॉवेल है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम कह सकते हो कि मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो ये बातें सुन के उसकी आंखों में चमक आ जाती है और हमारे एमसी से कहती है, वाह मुझे भी ये सब पढ़ना बिल्कुल पसंद है। मैंने मुराकामी हारुकी रेमन कॉर्ड और की ऑथर भी पढ़ी है। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, बेशक तुम्हारे पास है। तो वो बोलती है, डॉगजा तुम्हारे पसंदीदा ऑथर कौन है। तो हमारा एमसी कहता है, अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता भी दूं तो भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगी। और हमें बताया जाता है कि बिल्कुल कम से कम घर लौटते समय वेब नॉवल पढ़ना मेरा शौक है। हालांकि ये बात दूसरों को बताने में थोड़ी शर्म आती है। खैर आज की शाम मेरी नॉर्मल शामों से थोड़ी अलग होने का रीजन ये है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से एक नॉवल पढ़ता आ रहा हूँ। बर्बाद दुनिया में लाइफ रहने के 3 तरीके, वेज ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने के तरीके आज समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने मिडिल स्कूल के तीसरे साल से ये वेब नॉवल पढ़ना शुरू किया है। जब स्कूल में मुझे तंग किया जाता था तब भी, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और एक 3rd रेट के यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं गलत नंबर निकाला और मुझे वॉर के मोर्चे पर भेज दिया गया, और जब मुझे एक बड़ी कंपनी की सहायक कंपनी में एम्प्लॉयड के रूप में काम करने का अवसर मिला। इस बातचीत को भूल जाओ, वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी यादें नहीं है। इस कहानी को अंत में मुझे जो खालीपन महसूस हुआ और कहानी को देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिली, आज वेज ऑफ सर्वाइवल का रिलीज डेट हो रहा है। ये फैंटेसी नॉवल जिसमें 3149 चैप्टर्स थे, ये वो नॉवेल है जिसे मैंने अपने टीनेजर से लेकर एडल्टहुड तक 10 सालों से ज्यादा समय तक पढ़ा है। ये सोचकर सरप्राइज होता है कि इस ऑथर को एक नॉवेल के 3000 से ज्यादा अध्यायों को लिखने में 10 साल से ज्यादा समय लगा, जबकि हर ऑथर को कम से कम एक ही बार देखा गया है। एक चैप्टर के लिए 1200 व्यूज, 10 चैप्टर के लिए लगभग 20 व्यूज और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर के लिए 1200 व्यूज ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये नॉवेल मुझे डेडिकेट करती है। हालांकि मैं ऑथर को डांट देना चाहता हूँ। लिमिटेड सैलरी के साथ अकेले रहने वाले पर्सन के
पास ऐसा करने की फ्रीडम नहीं होती है। इसलिए मैंने उसे अपने दिल की गहराई से निकले शब्दों में एक संदेश लिखा। मैंने इस नॉवेल को अनुशासन बोर्ड पर पोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे केवल बेइज्जती ही मिली। हालांकि अगर तुम सब्र बनाए रखो और पढ़ते रहो तो ये काफी अच्छी कहानी है। लेकिन कितनी अनरीजनेबल लोग हैं यहाँ पर। हमारे एमसी एकदम पास आ जाती है, हमारा एमसी भी उसको देखता है। तभी हमारा एमसी घबरा कर उससे बोलता है, अरे अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि हमें कंपनी में शामिल हुए 1 साल हो गया है। समय सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। और अपने मन में कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हम बात कर रहे थे। जब माहौल बेकार हो जाए तो टॉपिक को चेंज कर देना जरूरी है। हमारे एमसी से वो मुस्कुरा के बोलती है, ये सच है, उस समय हम दोनों को कुछ भी पता नहीं था, है ना। हमारा एमसी भी मुस्कुरा के बोलता है कि हाँ, मुझे आज भी ये सब कल की तरह याद है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑलरेडी खत्म होने वाला है। तो ये सब बातें सुन के वो थोड़ा हैरान होती है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैं तो भूल गया था, सेंथा योगदान को मान्यता दी गई थी और उन्हें पहले ही एम्प्लॉयड के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। तो वो कहती है, अरे मैं तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि अरे हाँ, मैं तुमको कांग्रेचुलेशन करना तो भूल ही गया, मुझे माफ करना, यार मुझे अदर लैंग्वेज का ज्यादा लगन से प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है डोगजा, अभी परफॉर्मेंस रिव्यू बाकी है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे ये एक्सेप्ट करने में बुरा लग रहा है, लेकिन सेंगा अनबिलीवेबल है। अगर ये दुनिया एक नॉवेल होती तो इसकी मेन लीड उसी की तरह कोई होती। ये तो ऑब्वियस था, मैंने कोई एफर्ट नहीं किया था जब वो पूरी लगन से काम कर रही थी। मैं वेब नॉवल पढ़ रहा था जब सेंगा पढ़ाई कर रही थी, इसलिए क्लियर है कि सेंगा एम्प्लॉयड बन जाएगी जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। हमारे एमसी को कहती है कि डॉगजा के बारे में। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो बोलती है, अगर तुम माइंड मत करो, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ, मैं जिस ऐप को यूज करती हूँ। हमारा एमसी ये सब बातें सुन के हैरान हो क्या मैं बताता है, अगर मेरी जिंदगी अलग होती, मेरा मतलब है अगर मेरी लाइफ की जेनर रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन इसके बजाय फैंटेसी, क्या मैं बन सकता था एक प्रोटैगनिस्ट। हमारा एमसी उससे कहता है कि कोई बात नहीं। और हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे जो पता है वो ये है कि। तो उससे बोलता है, अगर तुम मुझे वो ऐप दिखा भी दो तो भी कुछ नहीं बदलेगा। और हमें बताया जाता है कि लाइफ के जेनर रियलाइजेशन यही है, और इस जेनर में मैं मेन प्रोटैगनिस्ट तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं एक रीडर हूँ जो कि लाइफ में सिर्फ रीड करता है, एक लाइफ रीडर। तो ये बातें सुन के वो कहती है कि लाइफ रीडर, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हो डोगजा। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो वो बोलती है, तो मुझे लगता है कि मैं एक लिविंग लाइफ जी रही हूँ। हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है और हमारे एमसी से वो कह रही होती है, मैं डोगजा को फॉलो करूंगी और अपने लाइफ के प्रति समर्पित रहूंगी। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब शांति तो हो ही गई है। तभी हमारे एमसी के फोन में मैसेज आता है। तो और हमारा एमसी हमें बताता है कि उस समय तो मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा शुक्रिया। हमारा एमसी देखता है और सोचता है अपने मन में, ये तो ऑथर है वेज ऑफ सर्वाइवल का, मुझे जल्दी क्या एक्सपीरियंस होने वाला था। हमारा एमसी कहता है कि ऑथर नेम, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे वजह से हम लोग इस कंपटीशन को जीत गए हैं, तुम्हारा शुक्रिया। हमारा एमसी कहता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल का कंपटीशन तुम जीत गए हो। और उससे बात करते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, बाय द वे कंपटीशन का नेम क्या था। तो वो बताता है सामने वाला, तुम शायद इस नाम को नहीं पहचान पाओगे क्योंकि ये एक अननोन कंपटीशन है। हाँ, नॉवेल को भी मोनेटाइज करने की प्लानिंग है और मैं अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए तुमको एक स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा, क्या तुम मुझे अपना ईमेल बता सकते हो। हमारा एमसी हमें बताता है कि दुनिया को जल्दी क्या एक्सपीरियंस होने वाला था। हमारा एमसी भी कहता है कि एक गिफ्ट। तो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ये तुम्हारी बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है, ये नोबेल आकार ले सकी और इस दुनिया के सामने आ सकी। तो हमारा एमसी भी सोचता है अपने मन में, लेकिन सच में क्या वेज ऑफ सर्वाइवल ने कोई कंपटीशन जीती थी। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या वो मुझे गिफ्ट भी दे रहा है। 50,000 वन मिल जाए तो ये अच्छा रहेगा। तभी नोटिफिकेशन आ जाता है, तुमको एक न्यू ईमेल प्राप्त हुआ है। हमारा एमसी ईमेल देखता है और उस पर लिखा हुआ था कि डियर रीडर, आज 7 बजे मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, इससे आपको मदद मिलेगी, मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि आज रात 7 बजे, अभी तो शाम के 6:55 बज रहे हैं, तो मेरे पास बस 5 मिनट बचे हैं, चलो देखते हैं। अभी सामने लिख के आता है कि आप जिस नॉवेल की तलाश कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है। तो ये सब देख के हमारा एमसी हैरान होता है और कहता है, ये अजीब है, क्या कभी ऐसा कोई मामला सामने आया है जहाँ उन्होंने रीडर को सूचित किए बिना किसी नॉवेल को हटाकर उससे पैसे कमाने की कोशिश की हो। तभी वहाँ पर कुछ अचानक से होने लगता है। ये सब देख के सैंड्रा बोलती है कि ये क्या है। तभी वो दिखाया जाता है कि वो कार में कुछ हो जाता है। ये देख के लोग एकदम हैरान होते हैं और हमें किसी की डेविल हंसी दिखाई जाती है। हमारा एमसी कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो सैंड्रा। तो वो बोलती है कि हाँ, लेकिन हुआ क्या है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर 7 भी बज जाते हैं। हमारा एमसी हमें बताता है, मैंने घड़ी के समय बदलते हुए देखा, हालांकि वो मूवमेंट शाम 7 बजे। तभी अनाउंस होता है कि सभी पैसेंजर को अनाउंसमेंट होती
जाती है, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। सेंगा शॉक होती है और कह रही होती है कि रुक जा, ये सच में क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बिजली आ जाती है। हमारा एमसी भी एकदम हैरान होता है और अनाउंस हो रहा है, प्लेनेटरी सिस्टम 8612 की फ्री सर्विस समाप्त कर दी गई है। मेन सिनेरियो अब शुरू हो रहा है। हमारा एमसी कहता है कि जिस मोमेंट मेरे लाइफ की जन्र बदल गई, जैसे ही वो प्रकट हुआ, किसी ने चिल्ला कर कहा, ये एक डोकाबी है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेट्रो अक्सर पटरियों पर रुक जाती है, इसलिए इससे कोई हैरानी की बात नहीं है। उस फैमिलियर नॉवेल का शुरुआती बार बार मेरे दिमाग में उभरता रहता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना नामुमकिन है। हमारे एमसी सेंगा कहती है कि डोकाबी। हमारा एमसी कहता है कि क्या? अभी हमारा एमसी भी देख के हैरान होता है और हमें बताता है कि लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन तभी हमें सामने किसी को दिखाया जाता है और लोग कह रहे होते हैं कि उस तरफ देखो, आखिर ये क्या है। हमारा एमसी कहता है कि तो इम्पॉसिबल है और वहाँ पर एक धोखा भी आ जाता है और हमारे एमसी में बताता है कि वो मोमेंट जब कल इमेजिनेशन और रियल पूरी तरह से एक दूसरे से मिल गई। और धोखा भी कुछ अपने शब्दों में कुछ कह रहा होता है। जो लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। कोई मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या मेरे अलावा कोई और इस सिचुएशन की गंभीरता और इम्पोर्टेंट को समझता है? ये डेफिनेटली एक धोखाबी है। वे वो सर्वाइवल की तरीकों की दुनिया के अंदर बर्बादी दुनिया में जिंदा रहने के 3 तरीके, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। ट्रेजेडी और क्लेमिटी। सेंगा हमारे एमसी से बोलती है ये कुछ कुछ स्पेनिश जैसी लगती है, क्या मुझे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? तो हमारा एमसी उससे बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि ये क्या है? क्या तुम इससे कुछ पैसे उधार लेने वाली हो? तो वो बोलती है मैं ऐसा करने वाली तो नहीं हूँ। और डोका भी कह रहा होता है क्या तुम मुझे सही से सुन पा रहे हो? उससे निपटना बहुत मुश्किल था। कोरिया पेज ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्या तुम सभी को मेरी बात क्लियरली सुनाई पड़ रहा है? तभी उसे आवाज आती है अरे तुम क्या कर रहे हो? और एक लड़का होता है और कहता है कि क्या तुम मूवी की शूटिंग कर रहे हो? मुझे एक ऑडिशन में जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से निकलना होगा। तो डोका भी बोल रहा होता है कि ऑडिशन? अब समझ में आया, मुझे पता ही नहीं था कि रात के इस समय ऑडिशन भी होते हैं। ऐसा लगता है कि हमने ठीक से जांच नहीं की है। मुझे बताया गया था कि अगर हम शाम 7 बजे से कमाई शुरू कर दें तो ज्यादातर लोग इसका पालन करेंगे। तो ये बातें सुनकर वो बंदा कहता है कि साले तू किस बारे में बकवास कर रहा है? और डोका भी बोल रहा होता है कि अब सब लोग शांत हो जाओ, चलो बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे अभी तुमको बहुत कुछ बताना है और इम्पोर्टेंट जानकारी भी देनी है। तो एक बंदा कहता है कि किसे परवाह है, ट्रेन को जल्दी से चलाओ, तुमको हमारा कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ। और एक छोटी सी बच्ची कहती है कि मदर क्या ये कोई तनीवे है? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इफ डेवलपमेंट के बारे में पता है, मुझे उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे? हमारा एमसी सेंगा से बोलता है कि थोड़ा भी मत हिलना। दूसरी तरफ डोका भी कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही शोर मचाते हो। तभी वो अपने गुस्से वाले रूप में आ जाता है और जो सामने वाला बंदा होता है उसके सर में मारता है, जिससे वो बंदा वह मर जाता है और भी लोग वहाँ मरने लगते हैं। ये देख के सभी लोग डरने लगते हैं और डोका भी बोल रहा होता है और ये वो रियलिटी है नहीं जिसमें तुम अब जी रहे हो, क्या तुम अब समझते हो? हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो सही कह रहा है, ये सब सच है। मेरे अंदर का वो हिस्सा जो इस लेवल पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब ये मेट्रो ट्रेन का डिब्बा खून खराबे का मैदान बन गया तब सब कुछ एकदम शांत हो गया। और डोका भी बोल रहा होता है सभी से, तुम सभी का जीवन अब तक अच्छे से तुम लोग जीते आ रहे हो। तुम पैदा हुए थे और तुम्हें सांस लेने और खाने, हगने और अपनी इच्छा से कुछ भी करने की इजाजत दी गई थी। तुम सच में एक महान दुनिया में रहते थे, लेकिन अब वो सब पुराना हो चुका है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए मुफ्त में नहीं है। ये सब देख के लोग एकदम डर रहे होते हैं। और एक बंदा वहाँ पर आता है और कोई कहता है कि तुम पैसे मांग रहे हो। हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है ये तो मैनेजर है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो सेंगा बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जब मैनेजर हैन होता है वो कह रहा होता है कार्ड दिखा के, अगर तुम पैसे मांग रहे हो तो मैं तुमको जितना चाहे उतना पैसा दे सकता हूँ, प्लीज मेरा बिजनेस कार्ड ले लो, ये मेरी पहचान है और तुमको कितना चाहिए, जितना मांगोगे मैं उसका 2 गुना दूंगा। तो ये बातें सुन के डोका भी बोलता है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे ह्यूमन पैसे दोगे? तो बोलता डरते हुए अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना दे सकता हूँ। तो डोका भी बोलता है कि पैसा ये अच्छी बात है, प्लांट फाइबर जिनका यूज है ह्यूमन आपसी सहमति से करते हैं। ये सब बातें सुन के मैनेजर हैन अपने मन में सोचता है ये कारगर साबित हुआ, सच में पैसा ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा ना जा सके। तभी हम देखते हैं कि उसके कार्ड को वो जला देता है और डोका भी बोलता है लेकिन ये केवल तुम्हारे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ही लागू होता है, उस तुच्छ कागज के टुकड़े का कॉस्मिक जगत में कोई मोल नहीं है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दिमाग को तोड़े तोड़े कर दूंगा। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही रहेगा। चलो ठीक है, इससे 100 बार समझाने के बजाय तुम्हारे लिए पैसा कमाना और खुद देखना ज्यादा आसान होगा। चलो चैनल ओपन हो रहा है, तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने एक सिस्टम शो हो जाता है। हमारा एमसीक्यू भी सामने होता है और उसमें लिखा होता है कि मेन सिनेरियो आ चुका है, प्रूफ ऑफ वैल्यू, एक या एक से ज्यादा लोग को मार डालो,
कैटेगरी मेन है, डिफिकल्टी F है, टाइम लिमिट तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, रिवॉर्ड तुम्हें 30 कोई मिलेंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर फेल हो गए तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। डुकाबी कह रहा होता है कि तो फिर सभी को गुड लक, और डेविल हंसी में बोलता है कि प्लीज हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाओ, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि सेंगा किसी को कॉल कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। अभी अगले सीन में बोलती है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग क्या करें। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम शांत हो जाओ सेंगा, तुम पहले भी वो गेम खेली थी जिसे डेवलपमेंट टीम ने बनाया था, है ना, वो खेल जिसमें दुनिया तबाह हो गई और केवल कुछ लोग जिंदा बचे। तो वो बोलती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि इसके बारे में इस तरह से सोचो, हम लोग करेंटली गेम के अंदर हैं। तो वो बोलती है कि गेम। हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत आसान है, सभी खेलों के रूल होते हैं, तुमको बस उनको फॉलो करना होता है। तो वो बोलती है रूल। हमारा एमसी कहता है कि अब से हमें इसका पता लगाना होगा। डोकाबी ने अपने एंटीना फैला दिया है, डिब्बे में लाशें कूड़ेदान की तरह बिखरे पड़े हैं, खून की लथपथ कांपता हुआ दफ्तर कर्मचारी, एक बुजुर्ग महिला अपनी सीट पर बैठकर प्रार्थना कर रही है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अब अपनी आंखों पर कोई डाउट नहीं हो सकता। सच में मैं एडमिट करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक तो बात निश्चित है। तो कोई दरवाजे को पीटते हुए कहता है कि कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि मैंने 10 सालों से ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए जो नए तरीके पढ़े, ये हकीकत बन चुका है और मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। चलो सोचते हैं मुझे जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए इस नए वर्ल्ड में। तभी कोई कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसे तुरंत रोक दो। और ये एक बंदा होता है और कहता है कि तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। जैसे कि तुम जानते होगे, नेशनल डिजास्टर की सिचुएशन में छोटी मोटी गड़बड़ियां भी हमारी कैपेबिलिटी का रीजन बन सकता है, इसलिए अब से मैं ही इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखूंगा। तो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तू है कौन। दूसरा बोलता है कि नेशनल डिजास्टर, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तभी वो अपना एक कार्ड निकाल लेता है और कहता है कि मैं करंट में आर्मी लेफ्टिनेंट सर्विसिंग हूँ। तो लोग कहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट है, वो एक सोल्जर है। तो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि मुझे अपने यूनिट से पहले एक ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर में लिखा हुआ होता है ए लेवल 1 नेशनल डिजास्टर अपीयर हो चुका है। सभी लोग को इकट्ठा किया जा रहा है। तो लोग कह रहे होते हैं कि एक नेशनल डिजास्टर। सोल्जर आखिर क्या हो रहा है। तो सोल्जर कह रहा होता है कि मैं अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तो कोई कहता है कि ब्लू हाउस का क्या हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रेसिडेंट से संपर्क करो। तो सोल्जर कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ एक नॉर्मल सोल्जर हूँ, इसलिए मेरे पास पुलिस स्टेशन संपर्क करने का कोई सीधा माध्यम नहीं है। तो कोई कहता है कि तो फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले तुम होते कौन हो। हमारे एमसी हमें बताता है कि ये एक नेशनल डिजास्टर है, मौजूदा हालात को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मुझे एक और रीजन से आश्चर्य हुआ है। सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट ली हुनसुंग, मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं पहली बार उसका चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन उनका नाम मेरे मन में गहराई से है। वो वेज ऑफ सर्वाइवल में इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर में से एक थे। यहाँ तक कि नॉवेल का एक पात्र भी दिखाई दिया। उनका बोलने का तरीका और बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉवेल में दिखाया गया है। लेकिन क्या नॉवेल में ली का इंट्रोडक्शन इसी तरह कराया गया था? नहीं, वे जो सर्वाइवल का एक मात्र लीडर होने के नाते मुझे इस बात का पूरा यकीन है ली की पहली एग्जिस्टेंस ऐसी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले सिनेरियो के अंत के बाद अपीयर हुआ था। तो फिर अभी ये क्यों हो रहा है? डैम इट, अगर मैं वेज ऑफ सर्वाइवल दोबारा पढ़ पाता तो मुझे पता चल जाता। लेकिन तभी कोई फोन उठा के कहता है कि प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं, ये सच में एक ए लेवल की नेशनल डिजास्टर है। हमारे एमसी का सेंगा फोन दिखाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट सभी से कह रहा होता है कि मेरे सभी साथी नागरिकों सियोल को घेरने वाले एरिया में आतंकवादी करंट में सक्रिय है और अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। सरकार लड़ने के लिए सभी साधनों और तरीकों को जुटाएगी। और हमारे एमसी कह रहा था अपने मन में, जैसे मैंने सोचा था, मुझे इस स्पीच की कंटेंट पता है, आतंकवाद। ठीक है, इसे इसी रूप में समझना ज्यादा सरल होगा। तो लोग कह रहे होते हैं कि लेकिन प्रेसिडेंट के बजाय प्रधानमंत्री भाषण क्यों दे रहा है? उनका कहना है कि राष्ट्रपति की पहले ही डेथ हो चुकी है। क्या ये सच है? तो दूसरा बंदा बोलता है मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ये कमेंट में लिखा है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि बेवकूफ, तो ये नकली हो सकता है। हमारा एमसी हमें बताता है कि बेशक ये नकली नहीं था। और इसी तरह अभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ देख के एकदम हैरान हो जाते हैं लोग, और जो स्पीच दे रहा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर डोकाबी आ जाता है, कहता है कि मैंने तुम सभी को पहले ही बता दिया है, ये इतना आसान नहीं है। क्या तुमको अभी भी समझ नहीं आया? ये ठीक नहीं है। क्या तुमको ये सिचुएशन किसी खेल जैसे लगती है? ठीक है, स्टेटस के अनुसार इस देश के नागरिक खेल खेलने में स्किल्ड है, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो 30 मिनट का टाइम दिया हुआ होता है वो 24 हो जाता है, फिर ऐसे 23 हो जाता है, फिर ऐसे 10 हो जाता है, और वहाँ का जो टाइम होता है वो चेंज होके एकदम 9 मिनट 49 सेकंड हो जाता है। और वो बता रहा होता है कि एडिशनल पनिशमेंट के रूप में अगर अगले 5 मिनट
मिनट के अंदर पहली डेथ नहीं होती है, गाड़ी में सवार सभी लोगों की जान चली जाएगी। तो लोग ये सुन के बाकी हैरान होते हैं, डरते हुए कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है क्या, तुमने वो संदेश नहीं सुना, अब हम लोग क्या करें, जल्दी से पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो। तो सोल्जर कह रहा होता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सही, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये बिल्कुल वही घटनाएं हैं जो बेस ऑफ सर्वाइवल में घटी थी, लेकिन इस समय मुझे और बेचैनी महसूस हो रही है, वो दूर नहीं हो रहा है। सपोर्टर किरदार ली भी दिखाई दिए, इसलिए उस आदमी ने ऐसा क्यों किया अभी भी प्रकट होना है। मुझे जो कहानी पता है उसके अकॉर्डिंग उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर भी लाश पड़े होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि उस डिब्बे में डेथ हो गई है, दरवाजा बंद करो। तभी कोई जाके गेट को छूने की कोशिश करता है तो उसे बिजली की झटके पड़ते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है, दरवाजे के सामने कुछ तो ट्रांसपेरेंसी चीज दिखाई दे रही है। डुका भी बता रहा होता है कि सिनेरियो पूरी होने तक गाड़ी में इंटर के सभी प्रकट यहीं पर रहेंगे, कुछ जगहों पर इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जबकि अदर लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए एक स्पेशल सर्विस है, मैं तुमको दिखाऊंगा कि अगले 5 मिनट में कुछ भी ना होने पर तुम सभी के साथ क्या होगा। तभी हमें दिखा जाता है एक क्लासरूम का जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं, ट्रेन के सारे लोग देख रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं क्या ये टाइपुंग गर्ल्स हाई स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है। और तभी अचानक से वो लोग मरने लगते हैं और जो टाइम होता है वो समाप्त हो जाता है और वहाँ पर डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के ट्रेन वाले सभी डरने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। कुछ लोग तो आपस में लोगों को मारे जा रहे होते हैं। ये सब देख के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 लड़की जो होती है वो सरवाइव कर जाती है और डोका भी मुस्कुरा के बोलता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या ये मजेदार नहीं है। लोग कह रहे होते हैं डरते हुए अरे यार ये क्या है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंगा बहुत कांप रही होती है तो हमारे हमसे उसको देख के अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही वियर्ड है, वो अभी तक सो क्यों नहीं हुआ है। नॉवेल से मुझे याद आने वाले इवेंट और कुछ ऐसी इवेंट भी घट रही है जिनके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का एकमात्र तरीका है वेज ऑफ सर्वाइवल को दोबारा पढ़ना, लेकिन ये अभी भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये इतना अनपॉपुलर था, इसलिए प्रोबेबली इसकी कोई ऑनलाइन मौजूद नहीं है। तभी वो कुछ देखता है और कहता है कि नहीं एक मिनट रुको, मुझे मत बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहाँ पर 1 अटैच्ड फाइल लिखा हुआ होता है। हमारा एमसी उस पर क्लिक करता है और कुछ देख के हैरान होता है, अपनी आंख में मीचने लगता है और शौक को कहता है क्या उसने सच में मुझे अपने नॉवेल की एक प्रति गिफ्ट में भेजी है, क्या ये किसी प्रकार का इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी को उसने पीडीएफ में पूरे के पूरे नॉवेल ही भेज दिया होता है एक गिफ्ट में और सिस्टम पे लिख के आता है आपको एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट ऑब्टेन हुआ है, आपको एक्सक्लूसिव स्किल स्लॉट भी एक्टिवेट हो गया है। हमारा एमसी कह रहा होता है वेज ऑफ सर्वाइवल के अलग तरीकों से बचे सभी लोगों में एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट थे और उनमें एक्सक्लूसिव स्किल का यूज करने की क्षमता थी, बिल्कुल एक खेल की तरह। एट्रीब्यूट विंडो, इस एट्रीब्यूट और स्किल की विशेषताओं के बारे में जानना सबसे अच्छा होगा। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट विंडो नहीं है। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या एट्रीब्यूट विंडो, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? अगर मैं अपनी एट्रीब्यूट विंडो चेक नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ये पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी एट्रीब्यूट और स्किल है। चलो भूल जाओ, चलो पहले फाइल खोलते हैं। तो जैसे ही फाइल खोलता है तो सिस्टम पे लिख के आता है आपकी पढ़ने की स्पीड आपके एक्सक्लूसिव स्किल के प्रभाव से बढ़ गई है। तो हमारे एमसी को थोड़ा चक्कर आता है और कहता है कि अरे ये क्या ये मेरे स्किल का प्रभाव था? मुझे वेज ऑफ सर्वाइवल के पहले चैप्टर को पढ़ने में 1 मिनट से कम भी समय लगा, लेकिन उसके लिए शुक्रिया, मुझे ये मिल गया है। तभी वो सामने दिखता है तो उसमें 3707 पे नजर जाती है। तभी ट्रेन के ऊपर देखता है तो वहाँ पर 3807 लिखा होता है। हमारा एमसी कहता है कि वो रहा, मुझे अपनी बेचैनी का रीजन मिल गया। विकास प्रक्रिया मेरी जानकारी से थोड़ी अलग होने का रीजन ये है क्योंकि जिस डिब्बे में मैं अभी हूँ वो उस डिब्बे के ठीक पीछे वाला है जिसमें कंपार्टमेंट प्रोटैगनिस्ट जर्नी कर रहा है। रुको, अगर ये सच है तो नावल में डिब्बे संख्या 3807 में जर्नी कर रहे लोगों का क्या होता है? और दूसरी तरफ संध्या कांपते हुए कह रही होती है डोजा कि हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि उसने धुंधली खिड़की से कंपार्टमेंट नंबर 3800 को देखा, बहुत देर हो चुकी थी, ये इनविटेबल था, बस एक ही रास्ता बचा था। 2 बचे लोग। तभी कोई किसी का कॉलर पकड़ के कहता है कि डैम इट, किसने कहा था कि तुम भाग सकते हो? अब तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या तुम चुप नहीं रहोगे? तो कोई कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा ये सभी को मार डालता है उसको। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता है कि 2 लोग फिर बचेंगे
और वो कौन है? और ये सफेद बालों वाला कहता है, क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था? ये सब देख के सेंगा डर जाती है और हमारा एमसी कहता है कि सेंगा की डेथ होने की सबसे ज्यादा संभावना है, सिर्फ 2 लोग बचेंगे। उन 2 लोगों के अलावा यहाँ मौजूद बाकी सभी लोग शायद मर जाएंगे, इंक्लूडिंग मैं भी। कोई कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और उसका हाथ पकड़ लेता है और ये मैनेजर हैन होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बदतमीज बच्चे की एक एल्डर के साथ ऐसे बर्ताव करने की। हमारे एमसी भी ये सब देख लेता है तो उससे हाथ छोड़ते हुए सफेद बालों वाला कहता है कि ओए बुढ़े आदमी, क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुमको अभी इस सिचुएशन समझ में नहीं आई है। तो मैनेजर हैन बोलता है, ये सब किस तरह की बकवास है? तभी वो विंडो की तरफ दिखाते हुए कहता है कि जरा उधर देखो, और हमें दिखाया जाता है कि बहुत लोग मर रहे होते हैं। और सफेद बालों वाला कहता है कि अब भी समझ नहीं आया, ये ना हमें बचाने नहीं आएंगे और हमें किसी को मारना होगा। तो दूसरा बोलता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो गुस्से में बोलता है, किसी को तो मरना ही होगा, मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या सोच रहे हो बूढ़े आदमी। अपने साथी नागरिक की हत्या करके जिंदा रहना, ऐसा तो सिर्फ दरिंदा ही कर सकते हैं। लेकिन तुम सही हो, लेकिन क्या ये बात इस तरह की सिचुएशन में लागू होती है? ये हमारे बस में नहीं है। अगर हम नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे, भले हमें कौन दोष देगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो। और एक न्यू वर्ल्ड है, एक न्यू कानून की जरूरत है। हमारा एमसी हमें बताता है इसके बारे में। इसका नाम किम नामयून है, वो यंग मैन जिसने जीवन का रक्षक तरीकों की दुनिया में सबसे तेजी से प्रोग्रेस किया। उसने दराज में फांसी ठोक दी थी। कोई कहता है कि तुम सब कब तक देखते रहोगे, क्या तुम सब मरना चाहते हो? और हमारा एमसी कह रहा होता है कि और उन्होंने उनकी मॉरलिटी भावना को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा कोई कहता है कि डैम इट, अब मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो लोग आपस में मारने और कटने लगते हैं। और हमारा एमसी हमें बताता है कि अगर अगले 5 मिनट के अंदर पहली मौत नहीं होती है तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे नॉवेल में एक सर्टेन पैराग्राफ याद है, वो एक ही समय में लीवर खींचने वाले जल्लादों की तरह थे, क्योंकि वो ये जानना नहीं चाहते थे कि कैदी की हत्या किसने की थी। और मैं उन्हें बस देख रहा हूँ, मानो उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरी दुनिया का नजारा देख रहा हूँ। मैंने बस पूरी नजारों को देखा। नॉवेल में वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम मुझे नहीं पता पहली शिकार थी। अगर मैं मूल विकास को बदल दूं तो मेरे लाभ के लिए यूज की जा सकने वाली जानकारी कम हो जाएगी, लेकिन क्या उसकी डेथ को तमाशा देखना उचित है? सिर्फ इसी वजह से। तभी वहाँ से सेंगा जाते हुए कहती है कि इस रफ्तार से तो मर जाएगी। हमारा एमसी उसको रोकते हुए कहता है कि बेवकूफी वाला काम मत करो। तो बोलती है मुझे पता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हमारा एमसी कह रहा होता है कि सेंगा कहानी की स्टोरी में बदलाव होने के बावजूद वो आज भी पहले की तरह ही चमक रही है। हालांकि इस कहानी को बदलने वाला पर्सन सेंगा नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट नहीं है। हमारा एमसी उससे कहता है कि सेंगा चुपचाप यही रहो। तो बोलती है कि लेकिन। तो हमारा एमसी बोलता है कि मेरी बस एक बार बात मान लो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इंटरफेयर करो। और अपने मन में कहता है एक गहरी सांस लेके, सच कहूँ तो मेरे लिए अभी दखल देना जल्दबाजी होगी। ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारा एमसी जाने लगता है और कह रहा होता है मैं इस पूरे सिचुएशन खड़ा रहा इसलिए नहीं कि मुझे किम नामयून और दूसरों से डर लग रहा था, और न ही इसलिए कि मैं उनके इन ह्यूमन एक्ट से सहमत था। मैं बस इंतजार कर रहा था अपॉर्चुन मूवमेंट की। इसलिए अभी हमें दिखाया जाता है एक जोरदार हवा, और हमारा एमसी कहता है कि अब, और हमारा एमसी बहुत जोर से भागने लगता है और सिर्फ 7 मिनट 32 सेकंड बचे होते हैं। तभी नामयून हमारे एमसी को देखता है, लेकिन हमारा एमसी इसको एक जोरदार टक्कर मारता है जिससे वो दूर जाके फेंकाता है। उड़ के कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहा है बास्टर्ड। और हमारे एमसी हमें बताता है कि पहली नजर में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बूढ़े औरत को बचाने के लिए किम नामयून को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन मेरा एकमात्र गोल ये नहीं है। और इधर उधर देख के कहता है कि कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है कि यहीं कहीं आसपास होगा। लोग कह रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे मारते जा रहे हो, उसे जान से मार डालो। तभी हमारा एमसी उस लड़के को देख लेता है और उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज मुझे ये चीज दे दो और इसे रख लो। और सभी से कहता है कि सभी लोग वहीं रुक जाओ, अगर तुम उस एल्डर वुमेन को मार भी दोगे तो भी तुम बच नहीं पाओगे। तो हमारी एमसी की बात सुन के सभी लोग रुक जाते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो मेरी बात सुनो। सभी लोग से कहता है कि मान लो कि तुम फाइनली उसे मार डालते हो तो फिर आगे क्या होगा? हालांकि ये सच है कि उसकी मौत से हमें कुछ समय मिल जाएगा, क्योंकि इसे पहली डेथ के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो तुम लोग आगे क्या करोगे? अगर डोकावी की कही बात सच है तो तुम में से हर एक को एक पर्सन को खुद मारना होगा। तो उस एल्डर को मारकर तुम उस एल्डर को मारने के बाद तुम किसे मारोगे? तुम्हारे बगल में खड़े पर्सन को। तभी हम देखते हैं कि वो नामयून उठता और कहता है कि उसने गलत किया है, हमें बस तुम्हारे जैसे कायर को मारना है। अपनी बारी के बारे में पहले से चिंता ना करो, सफलता की संभावनाएं सबके लिए समान है। हमारा एमसी भी उसको देखता है और अपने मन में स्माइल करके कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। और हमारा एमसी सभी से कह रहा होता है
कि इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मर्डरर बनने बिना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए इस सिनेरियो की एक ही कंडीशन है। इसका मतलब है कि किसी इंसान को मारना नहीं है। एक इंसेक्ट निकालता और कहता है कि किसी को भी तुम लोग मार सकते हो, चाहे वो कीड़ा हो चाहे इंसान। तो ये देख के सभी लोग कहते हैं कि अगर मुझे उनमें से एक मिल जाए तो ये सही रहेगा। तो वो लोग भागने लगते हैं हमारी एमसी के पास और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि उन्होंने उस बूढ़े औरत पर हमला करने के लिए जिस विस्फोटक उन्माद को हवा दी, अब ये मुझे टारगेट किया जा रहा था। मैं सरप्राइज हूँ कि इस टेंस सिचुएशन में मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और इसीलिए मेरे चेहरे पर इतनी खुशी की मुस्कान है। क्या मैं हमेशा से इसी तरह का पर्सन रहा हूँ? अभी हमारा एमसी एक इंसेक्ट को मार देता है और बाकी सभी इंसेक्ट को फेंक देता है हवा में। ये देख के लोग कह रहे होते हैं कि मुझे दे दो। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने पहला किल मार दिया है, आपको 100 कॉइन अचीव हो रहा है। लोग कह रहे होते हैं कि चलो हट जाओ बास्टर्ड, मुझे दे दो, मुझे एक दे दो। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये टाइम सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। और कोई कहता है अरे तुमने ऐसा क्यों किया, और ये नामियन होता है और कहता है क्या तुम उन कीड़ों को बांट नहीं सकते थे? हमारा एमसी कहता है कि केवल 3 कीड़े ही बचे थे। तो ये बातें सुन के वो भी हैरान होके बोलता है हंसते हुए, तुमने इसे इसलिए फेंक दिया क्योंकि हर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि मुझे बात बात पर हंसाओ मत, अगर तुम में थोड़ी भी अकल होती तो तुम ऐसे कारण से उसे फेंकते नहीं। ऑनेस्टली कहूँ तो तुम बस यही नजारा देखना चाहते थे, है ना? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, किम नामियन बिल्कुल इसी तरह का पर्सन है, निर्दयी और फ्रीडम। वो करंट सिचुएशन का आनंद लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट हो गया है। और नामियन को स्टेटअप दिखाया जाता है जिसका एज 19 होता है और कॉन्स्टलेशन भी सपोर्ट होता है, जो कि शायद ये हो सकता है कि जो इस वर्ल्ड को ऐसा बनाया हो वो ये सब देख रहे हो। नामियन ने 2 कॉन्स्टलेशन में इंटरेस्ट जगाई है और एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट ऑर्डिनरी होता है, एक्सक्लूसिव स्किल भी अडेप्टेबिलिटी लेवल 3 पे होता है, नाइफ लेवल 1 पे होता है, ब्लैकरिंग लेवल 1 पे होता है। ओवरऑल स्टेटस की बात की जाए इसकी फिजिक्स 3 लेवल की है, स्ट्रेंथ 4 लेवल की, एजिलिटी 6 लेवल की, मैजिक पावर 4 लेवल की है। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया, मैं लगभग अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी एट्रीब्यूट क्या है। वेज ऑफ सर्वाइवल में दिखाई देने वाले अधिकांश चिंबियो उस सहन नहीं कर सके जो रियलिटी बन गया था और उन्होंने सुसाइड कर ली। हालांकि नामयोंग अलग था, ये यंग पर्सन जिसे बाद में नाम मिला, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। वो दुनिया के विनाश ही वेट कर रहा था और उन्होंने इस दुनिया में अब नॉर्मल स्पीड से खुद को ढाल लिया है। वो यंग मन करंटली में हमारे एमसी को कहता है कि चलो मेरे साथ टीम अप कर लो, तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है? सिस्टम पे लिख के आता है कि कैरेक्टर नामियों ने आपके ऊपर फेवरेटिटी दिखाई है। हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे ये ऑफर दे रहा है और सिर्फ 2 मिनट और 59 सेकंड बचे होते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। तो ये बातें सुन के कहता है कि सच में तुम बहुत बड़ी बातें करते हो। और हमारा एमसी अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं नामियों के साथ टीम बना लूं तो मेरी सर्वाइव करने की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल नहीं पढ़ी होती मेरा जवाब अलग हो सकता था। हालांकि मैं एक ऐसा रीडर हूँ जो अपने पास्ट, करंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना। हमारे एमसी के पास आता है, कंधे पे हाथ रख के कहता है तो क्या तुम पोजीशन छोड़ सकते हो? मुझे तुम्हारे पीछे खड़ी उस बूढ़ी औरत से कुछ काम है। मैं पकड़े गए कीड़े को जाने नहीं दे सकता, मेरी पकड़ से बच निकलो। जैसे वो जार होता है तो हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम न्याय के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम में स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है? दोनों ही सूरत में तुम बूढ़े लोग सब एक जैसे ही होते हो। हमारा एमसी चिढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे याद आता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ते समय उसने मुझे कितना गुस्सा दिलाया था। हमारे एमसी से वो बोलता है पता चले कि तुम उसी तरह के इंसान हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत हो। सिस्टम पे लिख के आता है कि कैरेक्टर नामियों की आपको देखने की नजरिया नीचे गिर गई है। किम नामियों के कैरेक्टर के प्रति आपकी फेवरेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। हमारे एमसी से कहता है कि मैं तुमसे कहा था, और हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है तो वो कहता है कि नॉट बैड। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है और दर्द में कह रहा होता है कि इसकी एट्रीब्यूट स्किल बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने ब्लैकिंग लेवल 1 स्किल को यूज करके हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो अभी से ही अपने स्किल का यूज कर सकता है। जैसे ही अटैक करता है तो हमारा एमसी फिर से डॉज करता है और वो खुश होते हुए नामिन कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है, मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया हूँ। और हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कह रहा होता है कि उसकी टैलेंट के कारण ही हीरो ने उसके साइकोपैथिक के बावजूद उसे भर्ती किया था। और सिस्टम पे लिख के आता है नामियों की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो चुकी है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है क्या मुझे अब वो शब्द का यूज करना होगा? सिस्टम पे लिख के आता है आपने ओमनिशिएंट रीडर वे पॉइंट स्किल के स्टेज 1 का यूज करने की शर्तें पूरी कर ली है। तो हमारे एमसी भी ये देख के हैरान होता है और कहता है कि अब ये क्या है। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो इंसेक्ट मुझे दे दो, और दूसरी तरफ वो हमारे एमसी पे अटैक करता है तो हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो नामिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि
कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि बेशक तुम मुझे नहीं मार सकते। सिस्टम तभी वहाँ पर सिस्टम पे लिख किया था राइट सोल्जर। जैसे हमारे एमसी पे अटैक करता है तो हमारे एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर सिस्टम पे लिख किया था फेस। हमारे एमसी के एकदम फेस पे मारने के लिए आ जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि जिस मोमेंट मैंने अपना दूसरा स्किल एक्टिवेट किया मैं उसके काम को ऐसे पढ़ सकता था मानो मैं उसके मन की बात पढ़ पा रहा हूँ। हमारे एमसी पे अटैक करता है लेकिन हमारे एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है लेकिन मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ उससे बचने के लिए ही कर सकता हूँ। मैं अभी हमला करने के लिए उतना स्किल्ड नहीं हूँ जब तक मैं हमें और समय दिला सकूं। हमारा एमसी उससे बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और वो आंटी को देख के कहता है अपने मन में अगर वो उस बूढ़ी औरत को मार देता है तो वो इस मामले को सुलझा लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस अगले सिनेरियो पर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगता है। तभी वो अपनी नाइफ को निकाल लेता है नामी और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। और हमारे एमसी पे फिर से अटैक कर देता है अपने नाइफ से लेकिन हमारा एमसी उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है और हमारे एमसी के फिर भी थोड़ी बॉडी में लग जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्किन जल रही हो। एमसी भी उसको उठा के जाते हुए कहता है कि मौत मेरे ठीक पीछे है। अगर मैं यहाँ किम नामियम से हार गया तो मैं मर जाऊंगा। कमजोर मर जाते हैं और बलवान जिंदा रहते हैं। कितनी बेकार दुनिया है ये। नहीं, क्या दुनिया हमेशा से ही ऐसे ही नहीं रही है? ये हमेशा से ही एक ऐसी दुनिया रही है जहाँ हर कोई एक दूसरे को खा जाता है और पावरफुल लोग कमजोरों को शिकार करते हैं। ये पहलू अब और भी क्लियर हो गया है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमारे एमसी शो नामियन कह रहा होता है एटीट्यूड में, बूढ़े आदमी तुम्हारे पास भागने की भी ताकत नहीं है। चलो इसे अब यही समाप्त करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमारा एमसी कहता है अपने मन में हेजिटेशन नहीं करना है और उससे बोलता है कि चियोंगिल हाई स्कूल सेकेंड ईयर नामियन, क्या तुमको लगता है कि कीटों के अंडे जीवन के रूप में गिने जाते हैं? तो वो बोलता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि जवाब है जद की ओर ले जाता है। हाँ, जैसे ही हमारा एमसी ये बोलता है तभी सिस्टम पे धड़ धड़ नोटिफिकेशन आता है, आपने लिविंग बीइंग को किल कर दिया है, आपको रिवॉर्ड में 100 कॉइन दिए जाते हैं। ऐसे धड़धाड़ नोटिफिकेशन आए जा रहे होते हैं। ये देख के वो बंदा बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। फिर से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपको सिक्के मिल गए हैं, क्या आप सिक्कों का यूज करके ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि इसे स्किप कर दो, फिजिक्स में 2700 कॉइन इंटर कर दो। अभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम पे लिख के आता है कि आपके फिजिक्स में इन्वेस्ट कर दिया गया है 2700 कॉइन को। आपकी फिजिक्स का जो लेवल 1 था अब वो 10 लेवल तक पहुंच चुकी है। जैसे हमारे एमसी पे वो अटैक करता है अपने नाइफ से तो उसकी नाइफ वहीं जाके रुक जाती है। ये देख के ये भी हैरान होता है और वो पीछे हटते हुए कहता है कि ये कैसे हुआ। हमारा एमसी कहता है कि मैटिंग सीजन के दौरान टिड्डे एक बार में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं। तो बोलता है कि तू क्या बकवास कर रहा है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं मरने वाला नहीं बनूंगा, अब तुम मरोगे। तो ये बातें सुनते हुए हंस रहा होता है। हमारे एमसी पे फिर से अटैक करते हुए कहता है कि साले मर जा, तुम मर क्यों नहीं रहा है। हमारे एमसी पे अटैक बार बार कर रहा होता है तो हमारा एमसी उसको कोल्ड आंखों से बस देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइम भी खत्म हो जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि समय की लिमिट समाप्त हो गई है, अब पेमेंट सेटलमेंट की बारी आ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है जिसने भी किल नहीं किया होता है वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। तभी वहाँ पर डोकापी आ जाता है और कहता है कि वाह, ये तो इनक्रेडिबल है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब मैं थोड़े समय के लिए दूसरे डिब्बे की निगरानी करने के लिए बाहर गया था उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं, हमारे एमसी और वो बच्चा सेंगा और सोल्जर और मैनेजर हैन। सिस्टम पे लिख कहता है कि मैन सिनेरियो 1 क्लियर हो चुका है और सर्वाइवर सिर्फ 5 लोग हैं। और हम देखते हैं कि जो बंदा हमारे एमसी से फाइट कर रहा होता है वो भी वहाँ पर मरा पड़ा होता है। सीन थोड़ा कुछ सेकंड पहले जाता है जहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे बचाओ, लोगों की जिंदगियां इंपॉर्टेंट है। कि ये स्पष्ट नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि ये तो प्रीवियस वर्ल्ड का लॉ है, तुमने खुद ही कहा था कि न्यू वर्ल्ड के लिए न्यू कानून की जरूरत होती है। हमारे एमसी का कॉलर पकड़ के बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी वहीं मर जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैं शायद इन सभी लोगों की जान बचा सकता था। ये कहना झूठ होगा कि मुझे पछतावा नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है, मैं इतना शांत कैसे पाता हूँ, लग रहा है जैसे मैं कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने 124 लिविंग बीइंग को किल कर दिया है, आपने एक ग्रेस हॉपर को और 123 ग्रास हॉपर एक्स को मार डाला है। नंबर ऑफ कॉइन्स के हाफ को रिड्यूस किया जा रहा है क्योंकि आपने कुछ नॉन रेजिस्टेंट लिविंग बीइंग को भी मारा है। अब आपके पास 6200 कॉइन्स बचे हुए हैं। आपके स्टेटस को लेवल अप करने के लिए यूज किए गए सिक्कों की संख्या घटा दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ 3500 कॉइन्स बचे हैं और आपने
मास मर्डरर अचीवमेंट भी की है। आपको क्लियर रिकॉर्ड से 300 सिक्के प्राप्त होते हैं। चैनल के यूजफुल के लिए 100 सिक्के काट लिए गए हैं और एडिशनल रिवॉर्ड भी कैलकुलेट किया जा रहा है। कमर एमसी कह रहा होता है अपने मन में, एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गई और एक न्यू वर्ल्ड का जन्म हुआ और मैं और सभी से कहता है कि चलो मूव करते हैं, मैं आखिरकार अब घर जा सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि बाहर का सीन जहाँ पर तबाही मची होती है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं सांप वाले। ये देखते मैनेजर हैन और सेंगे एकदम डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। दुका भी आके कहता है कि वाह ये तो अमेजिंग है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं एक मात्र रीडर हूँ जो जानता है इस वर्ल्ड का एंड। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी रुक जाते हैं। मैनेजर हैन डरते हुए कहता है कि हम क्यों रुक गए थे, ये लोग तो आ रहा है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो सांप जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर एक है, स्टीओसॉर है। ये मॉन्स्टर जिसे आमतौर पर समुद्री सरपेंट कहा जाता है, बाद में वेज ऑफ सर्वाइवल में इसे 7वीं रैंक मॉन्स्टर के रूप में दर्ज किया जाएगा। सोल्जर कह रहा होता है कि अरे ये सब क्या है, और हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल के तरीकों के दुनिया में परिस्थितियों को हर चीज के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए जब तक हम इस सिनेरियो द्वारा सुरक्षित हैं तब तक हम पर उनके द्वारा हमला नहीं किया जाएगा अभी के लिए। कुल मिलाकर 21 है, इसलिए तो वो इतना खुश है। उसके ऊपर बने स्टार इस चैनल से जुड़े कॉन्स्टलेशन की संख्या को दर्शाता है और हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है। वेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में सबसे मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस वो इस ट्रेजेडी के मास्टरमाइंड है और नेबुलास पर बैठकर हम लोग को देख रहे हैं, और सटीक कहे तो वो डोकाबी द्वारा चैनलों के माध्यम से आकाश के ऊपर से हमें देखते हैं। 21 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन उसके जैसी शुरुआत डोकाबी खिलाड़ी के लिए ये एक अच्छा संख्या है। देखो तो वो कितना खुश है और नाच रहा है। अगर चीजें वेव ऑफ सर्वाइवल की तरह विकसित हुई तो क्यों नामियों के डिब्बे में मौजूद अधिकांश लोगों को मार डालता और बच जाता। लेकिन अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, जो नामियों को कॉन्स्टलेशन देख रहे थे अब वो आपको देख रहे हैं। हमारे एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन शायद बहुत एंग्री हो गए हैं और ये जरूर कोई बग हुआ है जो कि नामियों को मारने की वजह से उत्पन्न हुआ होगा। अब जब कॉन्स्टलेशन सामने आने लगी है तो ऐसा लग रहा है कि कहानी सही मायने में शुरू हो रही है। ये अजीब है। और उसका नाइफ भी उठा के कहता है अपने मन में, कल तक तो मैं ही उन्हें देख रहा था, लेकिन अब हमारी सिचुएशन बदल गई है। सिस्टम पे लिख के आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया है 500 कॉइन। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है अगर कुछ है कॉन्स्टलेशन मुझसे नफरत करते हैं तो जाहिर है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे पसंद करते हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर तुम देखने ही वाले हो तो जी भर के देखो, क्योंकि अंत में तुमको ऑब्जर्वेशन पे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी से कोई कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो हमारा एमसी सेंगा से बोलता है कि सेंगा मुझे माफ करना, मैं उसे बचा नहीं सका। तो वो बोलती है कि डोक जा, तुमने ये कैसे किया। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, दरअसल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भाग के जो मेरी तरफ आ रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है कि ये एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए ऐसा दोबारा नहीं होगा। और अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि उसे हर बात की जानकारी नहीं है, फिर भी वो इतनी समझदार है कि उस अफरा तफरी में भी जिंदा रह सके। शायद वो मेरी बात समझ गई होगी। मेरे फैसलों ने कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन दूसरों की जान भी ले ली। जो भी जिंदा बचे, मुझे इस तरह के ग्रेटिट्यूड प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी डोका भी बोल रहा होता है, वाह क्या तुमने अपनी काबिलियत सही तरीके से दिखाई है, लगता है बचे हुए लोगों की संख्या काफी अच्छी है। तुम सभी की स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्स्टलेशन। मेरे चैनल पर आप सभी के 21 मेंबर हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि 5 लोग बच गए, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मुझे ली हुनसन से यही उम्मीद थी। उसका बॉडी और उनकी एबिलिटी बहुत शानदार है और ये ली ग्यून और ये वही बच्चा होगा। हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बच्चे क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। और अपने मन में कहता है कि सिंपैथी देना बेवकूफी नहीं है, अगर मुझे इसे शब्दों में करना हो तो ये है। और उससे बोलता है कि तो फिर मेरे साथ चलो। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपके अच्छे काम के लिए कुछ कॉन्स्टलेशन आपकी जगह से हिल गए हैं। कॉन्स्टलेशन ने आपको 200 कॉइन स्पॉन्सर किए हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुमको लगता हो कि ये बेकार है, मैं भी इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता हूँ। फ्यूचर की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे अब कॉन्स्टलेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। तो काफी बोल रहा होता है, आज बहुत ही एंटरटेनमेंट घटनाएं घटी है, बागला लड़का भी काफी अच्छा है। तभी मैनेजर हैन कहता है उससे, तुम हमें अभी रिहा करोगे। और हमारा एमसी कहता है कि अंत में मैनेजर हैन सच में एक लकी पर्सन है। और वो चिल्ला के मैनेजर हैन कह रहा होता है कि क्या हमने तुम्हारे द्वारा की गई शर्तों को पूरा नहीं किया। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि लेकिन अमीर हैन अपने घर जाते समय मेट्रो में क्यों सफर कर रहा था, मुझे याद है कि वो हर जगह अपनी नई कार के बारे में लक्ष्य करता था। तभी डुका भी बोल रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें रिहा कर दूं, क्या तुमने बाहर भी देखा कि यहाँ क्या हो रहा था, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो। तभी देखता है कि वहाँ पर वो सरपेंट होता है, ये देख के उसकी फट जाती है।
डोकाबी बोल रहा होता है कि एनीवेज मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। सच कहूँ तो मुझे इस डिब्बे से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात है कि तुमने पहले सिनेरियो पास कर लिया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि कीड़े मकोड़े भी जिंदा रहने के लायक है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, बिल्कुल सही, हम उसकी नजरों में कीड़े जैसे ही दिखते होंगे। और वो डोकाबी बोल रहा होता है कि तो फिर उन डिफिकल्टियों पर विजय पाने के लिए तुमको रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। पहले सिनेरियो के रिवॉर्ड के रूप में तुम कॉन्स्टलेशन की स्पॉन्सरशिप प्राप्त करने के हकदार हो। तभी वो देखता है तो वो कहता है, अरे सब लोग इतने उदास क्यों हो, ये तो वाकई एक शानदार इनाम है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो नेचुरल रिएक्शन है, मेरे अलावा यहाँ किसी को भी कॉन्स्टलेशन और स्पॉन्सर का मतलब नहीं पता। और डोकाबी बोल रहा होता है कि मैं तुमको समझता हूँ, इस समय तुम सभी अनइमेजिनरी कमजोर हो। अगर तुम इस अवस्था में सिनेरियो में भाग लेते हो तो एक कमजोर ग्राउंड रेड द्वारा भी तुम्हारी तुरंत डेथ कर दिया जाएगा। क्रूर की बात ही छोड़ दो, हालांकि ब्रह्मांड में ऐसे महान और प्राणी मौजूद है जो तुम पर दया करते हैं और तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। तभी उसके बात को काटते हुए सोल्जर ली बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है स्पॉन्सर से। तो डोकाबी बोलता है ये बात सुन के, अरे यार तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता है। खैर मेरी बात 100 बार सुनने के बजाय तुम खुद ही देख लो। भी उन लोग के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है। तभी उन लोग के सामने स्क्रीन विंडो शो होती है जिसमें स्पॉन्सर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारा एमसी ये सब देख के अपने मन में कह रहा होता है कि उनमें से 4। तभी सहंगा बोलती है, मेरी स्क्रीन पर 2 अजीब रास्ते दिखाई दिए हैं। हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम मुझसे भी पूछोगे तो मुझे इसका जवाब नहीं पता, बस आराम करो और इसे टेस्ट भी तरह लो, समझी। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है लेकिन फिर भी उन्हें उनमें से 2 मिले। सहंगा की किस्मत वाकई अच्छी है। कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट से वेज ऑफ सर्वाइवल का एक मूलभूत जिसे कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जाना जाता है और वो शुरू हो गया है। और सिलेक्शन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें डोकाबी के चैनलों के माध्यम से हमें देखने वाले कॉन्स्टलेशन को शामिल किया जाता है। वो अपनी पसंद के किसी भी इंसान को चुन सकते हैं और उन्हें अपना अवतार बनाकर उनका समर्थन करने की पेशकश करते हैं। और मेरे मामले में 4 कॉन्स्टलेशन ने जो मुझे अपना अवतार बनाना चाहते हैं। हालांकि कॉन्स्टलेशन कभी भी अपने असली नाम प्रकट नहीं करते हैं। ये देखते हुए कि वेज ऑफ सर्वाइवल के प्रोटैगनिस्ट को शुरू में 5 प्रस्ताव मिले थे। 4 कोई छोटी संख्या बिल्कुल नहीं है। हमें एबिस, डेमन या गार्डन जैसे शब्दों का यूज करके अनुमान लगाना होगा उनकी पहचान का पता खुद लगाने के लिए। वेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ने के बाद से ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। चलो देखते हैं। एबिस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन वो एक पावरफुल सत्ता है जो ब्लैक क्लाउड कॉन्स्टलेशन ग्रुप को लीड करती है। अगर मुझे सही से याद है तो उनका असली नाम इनक्रेडिबली लॉन्ग है। अगर मैं इस कॉन्स्टलेशन का अवतार बन जाऊं तो मुझे एक अत्यंत पावरफुल आक्रमण क्षमता एबिलिटी प्राप्त हो सकती है। ये देखते हुए कि परिस्थितियों में फिजिक्स एबिलिटी और ताकत पावर है, ये सबसे अच्छा स्पॉन्सर हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये केवल शुरुआत तक ही लिमिटेड है। इस कॉन्स्टलेशन की पावर जितना ज्यादा होगा, इस कॉन्स्टलेशन की पावर का जितना ज्यादा यूज किया जाता है उतना ही ज्यादा पावर का मन करप्टेड होता जाता है। अंत में वो अवतार पागलपन में डूब जाएगा और एक पागल हत्यारा बन जाएगा। आमतौर पर उसे नोमियम विशेषता वाले लोग पसंद आते हैं। मुझे लगता है कि नॉवल में नामियों के कॉन्स्टलेशन थे तो उसने मुझे ही क्यों चुना। ये एकदम अनप्लीजेंट रिजेक्टेड है। अब दूसरा, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मुझे सच में ये रास्ता दिखाई दे रहा है। डेमन लाइक जज ऑफ फायर एक ऐसा नाम जो बुराई और पाप से भरा हुआ है। हालांकि डेमन लाइक एक्चुअल का मतलब है ये कोई डेमन नहीं है। फायर शब्द और जज की लपटों का यूज करके हीरो न्याय करने वाली संस्था का अर्थ होना चाहिए। आर्कएंजल यूरेल, मुझे लगता है कि किसी ने इस कॉन्स्टलेशन को स्पॉन्सर के रूप में चुना था। ये काफी अच्छा रास्ता है, इस पर अभी विचार चल रहा है। एब्सोल्यूट गुड के कॉन्स्टलेशन पावरफुल है लेकिन अपनी पावर का यूज करने के लिए इंटरफेयर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अब तीसरा वाला सिक्रेटिव प्लॉटर, पर तभी हमारे एमसी का थोड़ा अजीब सा चेहरा बन जाता है जगह तुम लोग देख सकते हो। हमारा एमसी अपने में कह रहा होता है ये पहली बार है जब मैं एक मौत रीडर इस रास्ते को देख रहा हूँ। अगर मैं नॉवेल को पूरी तरह पढ़ लूँ तो शायद मुझे कुछ अंदाजा हो जाए कि ये कौन है, लेकिन अभी ये शायद एक ऐसा कॉन्स्टलेशन हो सकता है जिसका केवल मेंशन किया गया हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई पावरफुल कॉन्स्टलेशन नहीं है। ये भी पेंडिंग में है। फाइनली लास्ट जो बचा है, मुझे इस ग्रुप से कहानी की शुरुआत में ही प्रस्ताव मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रिजन ऑफ गोल्डन हेडबैंड। प्रिजन पहली नजर में इस कॉन्स्टलेशन से भावना उत्पन्न होती है, लेकिन तुमको आगे लिखी बातों पर ध्यान देना होगा। गोल्डन हेडबैंड दुनिया की सबसे छोटी जेल। वो सर में जकड़ी बिगड़ी की दर्द को सहते हुए जिंदा रहता है। वाको का लॉर्ड गोल्डन गेज और फियरी आइस वाला सुंदर
मंकी किंग, जिसे ग्रेट सेज सन वुकोंग कहते हैं। नॉवल के चैप्टर में से एक को इस कॉन्स्टलेशन द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा था। एक ही फ्लो से सैकड़ों अवतारों को डिस्ट्रॉय करने की पावर और एक ही बिजली के झटकों से हजारों डेमन का नाश करने के लिए ऑथर ने इस अंश का वर्णन बड़े जोश के साथ किया था। इसलिए मुझे ये आज भी याद है। इतना पावरफुल कॉन्स्टलेशन मुझ में रुचि क्यों रखती है? अगर मैं हेवर इक्वल ग्रेट सेज को अपना कॉन्स्टलेशन चुनता हूँ, तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी बाकी सभी को भी देख रहा होता है और अपने मन में कहता है क्या मैं उसके खिलाफ जीत सकता हूँ? तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि कॉन्स्टलेशन सिलेक्शन खत्म हो चुका है और डुका भी बोल रहा होता है तो सब लोग, क्या तुम्हारा काम हो गया है? किसी ने एक दिलचस्प फैसला लिया है। क्यों नहीं, वैसे भी तुमको एक और मौका मिलेगा। तो फिर क्योंकि तुम सभी ने चूज कर लिया है, प्लीज थोड़ी देर आराम करो। मुझे अब अगले सिनेरियो की तैयारी के लिए कुछ देर के लिए जाना होगा। 10 मिनट बाद मिलते हैं। तब वो वहाँ से चला जाता है। हमारा एमसी बाकी सभी से कहता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ। हमारे एमसी से ली हुनसुंग हाथ मिलाते हुए कहता है कि हेलो, मैं ली हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम किंग दोगजा है। तो सोल्जर ली बोल रहा होता है कि ये बात कहने की शायद ये सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे कि तुमने सुना होगा, मैं एक सोल्जर हूँ। शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि मैं अब एक सोल्जर था। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम अपने यूनिट से कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो? तो बोलता है कि हाँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या गजब की पकड़ है। नॉवेल के इनिशियल स्टेज के टैंकर के रूप में वो अपने नाम को साबित करता है। मुझे ली हुनसुन को अपने साथ अवश्य लेना होगा। सोल्जर भी बोल रहा होता है कि और डॉगजा, पहले के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो हम सब मारे जाते और अगर हम बच भी जाते तो हम अब इंसान नहीं रह जाते। हमारा एमसी कहता है कि ये तो नहीं है। तभी पीछे से मैनेजर हैन हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने डॉगजा, कि तुम ये जानते हो ना। हमारा एमसी अपना हाथ हटाता है और कहता है कि मुझे पता है हैन। तो बोलता है कि क्या हैन, क्या तुमको मुझे डिप्टी डायरेक्टर नहीं कहना चाहिए? तो हमारा एमसी कहता है कि ये कोई कंपनी नहीं है। तो वो चिढ़ते हुए बोलता है कि इसे देखो, क्या तुम अब काम पर नहीं आना चाहते हो? आखिर तुमने ये शिष्टाचार कहाँ से सीखा है? और तुमने पहले कुछ ज्यादा ही कर दिया था। अगर तुमको ओक बक्स के बारे में पता चला होता तो तुमको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हो? हमारा एमसी कहता है कि चुप रहो। तो वो बोलता है कि क्या? हमारा एमसी बोलता है उससे, क्या तुमको अभी भी सिचुएशन समझ में नहीं आई है? क्या मुझे उस कमीने बच्चे को तुम्हारे सर पर चोट पहुंचाने के लिए छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम्हारी सोच सुधर जाए? क्या तुमको लगता है कि दुनिया खत्म होने के बाद भी वो कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी? तुम अकेले नहीं हो, अभी को जागने की जरूरत है। डोकाबी के शब्दों के अनुसार ये कोई मजाक नहीं है। मुझे विश्वास है कि भले ही तुम इसे खुलकर नहीं कह रहे हो, लेकिन हर किसी को ये फील हो गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि पीछे उसका मुंह बन जाता है। हमारा एमसी बताता है कि ये एक गेम जैसा है, एट्रीब्यूट, विंडोज और एक्सक्लूसिव स्किल। क्या कोई ऐसा है जिसे अभी तक समझ में नहीं आया है? तो उन चारों का मुंह बना रहता है। तो सोल्जर ली बोल रहा होता है ये एक इमेजिनेशन नॉवेल की तरह है जिसे मैं ड्यूटी पर रहते हुए चुप कर पढ़ा करता था, इसलिए अभी भी अनरियल लगता है। ये वाकई सपना नहीं है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि ये बिल्कुल रियलिटी है। तो सोल्जर भी बोल रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ हो, तो हम लोग क्या करें? क्या तुम्हारे मन में कुछ है? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर ली का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया है और आपके प्रति उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। हमारा एमसी उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा पहले। तो ये बातें सुनकर उन लोग का मुंह बन जाता है। तभी दूसरी तरफ वो सरपंच एक दहाड़ मारता है जिससे उन लोग की फट जाती है और लोग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? डॉक्टर, मुझे नहीं लगता। मेरा मानना है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय लापरवाही से इधर उधर घूमना खतरनाक हो सकता है। तो दूसरा कोई कहता है कि बिल्कुल सही, अगर हम अभी बाहर गए तो हमारे साथ फट जाएंगे। तो उन सब के बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में बोलता है कि डैम इट, वो भी उनका साथ दे रहा है। मुझे हर हाल में सोल्जर ली को अपने साथ ले जाना ही होगा। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है ये क्या था? क्या अगला सिनेरियो पहले स्टार्ट हो चुका है? नहीं, डोकाबी अभी तक वापस नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि उस दरवाजे के उस पार कंपार्टमेंट 3707 का एकमात्र जिंदा पर्सन है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो कौन है। वो आ रहा है, इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट। हमारा एमसी सभी से कहता है कि हमें अभी इस जगह से निकलना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि लेकिन हमारा एमसी कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगला सिनेरियो शुरू होने से पहले ही हम सब लोग मारे जाएंगे। तो ये बात सुन के सोल्जर बोल रहा होता है कि दोगजा, हमें यकीन नहीं है कि उस दरवाजे के पीछे खड़ा पर्सन दुश्मन है या नहीं। तो हमारा एमसी कहता है कि वो प्रोबेबली एक जिंदा बचा हुआ पर्सन है जिसने लोगों को मारा है। क्या तुम अभी भी उनसे मिलना चाहते हो? तो ये बातें सुन के सोल्जर बोल रहा होता है चलो बचने का रास्ता खोजते हैं। सैम का दरवाजा खोलते हुए कहती है कि ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि सिनेरियो खत्म होने के बाद बैरियर को हटा दिया गया, जब तक हमें कोई ऐसा दरवाजा मिल जाए जो काम करता हो। एक डिब्बे में 8 दरवाजे होते हैं, 3 ऐसे जिनके हमने अभी तक जांच नहीं की है। उम्मीद है कि कम से कम एक तो काम करता होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजा ब्लास्ट होने के कगार पे आ जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर सेकंड सिनेरियो स्टार्ट हो जाती है। सेंगा हमारे एमसी से कहती है कि डैग जा, इधर आ जाओ। सोल्जर भी कह रहा होता है दरवाजे को देखते हुए, ठीक है मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। जैसे ही वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये भी टूटा हुआ है, तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन फिर भी यही एकमात्र तरीका है जब हमारे पास खुलने की संभावना है। तभी सिस्टम बताता है कि आपके पास 4700 कॉइन है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अपने सिक्कों का दोबारा इस्तेमाल करके इस बार अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कौन जाने आगे क्या होगा। इतनी जल्दी लापरवाही से अपने सिक्कों का यूज करना खतरनाक हो सकता है कि सोल्जर ली अपने स्किल का इस्तेमाल करो। तो वो बोलता है कि स्किल से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हमारा एमसी उसके स्टेटस को देखता है और हमें बताता है कि इसका नाम ली होता है, एज 28 होता है, स्टार बेकिंग मास्टर ऑफ स्टील होता है, यूनिक ट्रेट होता है, राइटियस सोल्जर वो भी ऑर्डिनरी होता है, और इसकी स्किल बियोनेड मास्टर लेवल 2 पे होता है, और कैमोफ्लेग लेवल 2 पे होता है, पेशेंट भी लेवल 2 पे होता है, स्टार बॉन्डिंग ओवर पावरिंग होती है, और जनरल स्टेट देखा जाए तो इसके स्टेमिना लेवल 8 पे होता है, पावर लेवल 8 पे होता है, एजिलिटी भी लेवल 7 की होती है, और मैजिक पावर भी लेवल 5 की होती है। तो ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि लकीली उनके सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन और विशेषताओं का स्वरूप नोबल सामानी है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुमने शायद पहले अपनी स्किल की विंडो खोलते समय अपने स्किल की जांच की होगी। तुम सेना में हो इसलिए ऐसा कोई स्किल जरूरी होगा जिसका तुम अभी यूज कर सकते हो। तो सोल्जर भी कह रहा होता है कि वैसे मेरे पास एक है लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। तो हमारा एमसी उससे बोलता है कि बस इमेजिन करो कि तुम इसका यूज कर रहे हो। तो वो बोलता है कि बस इतना काफी है। तभी वो अपनी पावर को यूज करता है और उस गेट को खोलने लगता है। ये देख के हमारे एमसी से वो कहता है कि ये काम कर गया है, सच में काम कर गया है। सिस्टम पे लिख के आता है कि सोल्जर ली को आप पर भरोसा होने लगा है, सोल्जर ली के बारे में आपकी समझ बढ़ गई है। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि स्टिग्मा आई ग्रेट माउंटेन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। वो कितना सीधा साधा है। तभी वो ट्रेन से बाहर निकलते हैं और पटरी से भागते हुए जा रहे होते हैं, और हमारा एमसी भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि सबवे केबिन 3707 से जुड़ा स्टील का दरवाजा जल्दी टूट जाएगा, लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो स्टील का दरवाजा समस्या नहीं है। तभी वहाँ पर डोकाबी आ जाता है और कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। और हमारे एमसी लोग बाकी सब लोग वहीं रुक जाते हैं और उसके सामने डोकाबी होता है और बोल रहा होता है मैंने तुमको पहले ही बताया था टिके रहने के लिए बेकार है, मैं अगले सिनेरियो की तैयारी पूरी नहीं कर पाया हूँ। तभी मिस्टर हैन चिल्ला के बोल रहा होता है कि मुझे पता था, मैंने तुमसे कहा था कि हमें अंदर ही रहना चाहिए। डोकाबी बोल रहा होता है कि खैर मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम बहुत ही लकी इंसान हो। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि सेकंड सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है, और उन लोग के सामने विंडो आ जाती है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है कि सब सिनेरियो यहाँ से एस्केप करना है, कैटेगरी सब है, डिफिकल्टी ई है, और क्लियर करते हैं ढह चुके पुल को पार करके ऑक्सो स्टेशन पे एंटर करो, और टाइम लिमिट 20 मिनट है, रिवॉर्ड 200 कॉइन है, पेनल्टी अभी नहीं बताया गया है। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे पता है, और हमारा एमसी वहाँ से भाग रहा होता है। तो सेंगा हमारे एमसी से बोलती है कि डॉगजा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसमें पुल डहने की बात लिखी है लेकिन पुल डहा नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, बस यहाँ से जल्दी से भागो, और अपने मन में कह रहा होता है कि सेंगा सही कह रही है, पुल अभी भी सही सलामत है क्योंकि हम ट्रेन से बहुत जल्द उतर गए थे। दूसरे शब्दों में कहे तो पुल डेफिनेटली ढह जाएगा। यह अंडर हैंडेड लग सकता है लेकिन रूल का उल्लंघन किए बिना इस सिचुएशन को पार करना इम्पॉसिबल है। समय बहुत कम है लेकिन मुझे लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। अभी मैनेजर हन को देख के डरते हुए कहता है कि अरे ये क्या है। तभी वहाँ पर बवंडर बनने लगता है उस पानी में, और वहीं से एक सरपेंट आ जाता है। हमारे एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि ये एक सरपेंट है, नहीं ये एक समुद्री सरपेंट है, ये शायद इसके आकार को देखते हुए ये एक समुद्री कमांडर है। तभी वो दहाड़ मारता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये आ रहा है, पुल कोलैप्स हो रहा है। हमारे एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि कहानी की शुरुआत में सरपेंट का पीछा नहीं करता है, ये प्रोबेबली बिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। हमारे पास अब सिर्फ लगभग 200 गज बचे हैं, इस स्पीड से हम पुल के गिरने से पहले उसे पार कर लेंगे। तभी वहाँ पर डोकाबी डबल स्माइल लेके बोलता है कि अगर खेल बहुत आसान हो तो इसमें मजा नहीं आता है ना। हमारा एमसी देख के कहता है कि अरे नहीं, कुछ तो करने वाला है। डोकाबी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे सुरक्षित पास निकलने में क्या मजा है, चलो कुछ बदलाव करते हैं इसमें। कभी जो डिफिकल्टी ई होता है उसको बढ़ा के डी कर दिया जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि डेड के बुरे विचार लौट आए हैं, आसपास की धरती से काला ब्लैक इधर उठ रहा है, और हम देखते हैं
हैं कि जो बंदे मरे होते हैं वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख के सभी लोग एकदम हैरान होते हैं और सिस्टम पे लिख के आता है कि डेमोनिक बीइंग रिजर्व हो गए हैं। हमारा एमसी उसको गाली देता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि आप ऑक्सफोर्ड स्टेशन में एंटर कर चुके हैं और हमारे एमसी और बाकी सभी को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। हमारा एमसी गुस्से में बोलता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ। अभी हम देखते हैं कि वो सरपेंट अटैक करता है तो लोग झुके रहते हैं और जो पुल होती है वो ढह जाती है। हमारा एमसी ये देख के एकदम हैरान होता है और वो लोग वहाँ से भाग के जा रहे होते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि पुल ढह गया, मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्योंगो और संगा बच जाएंगे। गिलियोंग और सोल्जर ली सुरक्षित प्लेस पर पहुंच जाएंगे और हम देखते हैं कि हमारा एमसी इस पुल पर होता है जो कि वो लोग दूसरे पुल पर होते हैं और बीच का रास्ता टूटा हुआ होता है। तभी सिस्टम बताता है कि किसी को कॉन्स्टलेशन का ब्लेसिंग प्राप्त हुआ है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ होता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि इस सिनेरियो में कॉन्स्टलेशन के आशीर्वाद ने डियोस एक्स माकिना को एक्टिवेट कर दिया है। हमारे एमसी देख के कहता है कि डियोस एक्स मैकिना। दूसरी तरफ हमारे एमसी से सेंगा बोल रही होती है कि डॉग जा, मेरे दिमाग में ये चीज है अचानक और हमें ड्यूस एक्स मशीना के बारे में बताया जाता है। एक ऐसी पावर जो किसी कॉन्स्टलेशन को भारी कीमत पर सीधे सिनेरियो में इंटर करने की इजाजत दे दी है। तो हमारे एमसी ये बातें सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सेंगा को सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन प्राप्त हुआ है? क्या सेंगा को सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन ने क्या उसे बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए? लेकिन इस तरह का इंटरफेयर TWSA में भी रेयर था कि किस प्रकार का कॉन्स्टलेशन उसे सहारा दे रहा होगा। कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करो। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि पर्सन की कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन नहीं की जा सकती है। हमारा एमसी देख के अपने मन में कहता है कि मैं अपनी स्किल का यूज करके उसकी प्रोफाइल क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या कोई स्पेशल कॉन्स्टलेशन सपोर्ट कर रहा है या शायद उसके पास मानसिक अवरोध को पार करने का स्किल है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसके पास पहले से ही वो स्किल हो। हमारे एमसी से वो बोल रही होती कि डोगजा। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे कोई अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसी को मार देता है, जिससे वो बंदा दूर जाके फेंकाता है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये सोच विचार में खो जाने का समय नहीं है। टीयर 9 ह्यूमनाइट डेमन ब्लेड इतर से इन्फेक्टेड एक प्रजाति कोई नॉर्मल इंसान रहे। ह्यूमनाइट डेमन अब जॉम्बी से अलग नहीं है, लेकिन अगर उनका मेजबान कोई पावरफुल पर्सन हो तो वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये डेफिनेटली वही होगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि पर्सनल स्किल ओमनिशिएंट रीडर वेपन एक्टिवेट हो चुका है। अभी हमारे एमसी भी फिर से अटैक करता है, फिर से हमारा एमसी डॉज कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये काम नहीं करेगा। अब हमारे पास बस यही रास्ता है कि हम किसी तरह सम संख्याओं को पुल पार कर ले, लेकिन अभी हम 3 लोग हैं, सेंगो और म्योंगो। हम में से किसी एक को पीछे रुककर मरना होगा। हमारा एमपी सभी से कहता है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि सेंगा को मैनेजर हैन उठा लेता है। ये देख के दोनों का मुंह बना होता है। एमपी को कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो और वो उसको वहां से लेके भागने लगता है। तो हमारा एमपी गुस्सा आ जाता है, अपने मन में कह रहा होता है क्या वो मुझे पीछे छोड़ रहा है। सिस्टम पे लिख कहता है कि वो कॉन्स्टलेशन, वो सीक्रेटिव प्लॉटर तुम्हारी मूर्खता से इम्प्रेस हुआ है। डेमन जज ऑफ फायर आपसे इम्प्रेस है, आपको 100 सिक्के गिफ्ट में दिए गए हैं। हमारे एमसी कह रहा होता है कि कैरेक्टर प्रोफाइल। तो हमारे एमसी को बताया जाता है कि इस पर्सन की प्रोफाइल को कैरेक्टर प्रोफाइल का यूज करके ब्राउजर नहीं किया जा सकता। तो हमारा एमसी ये देख के अपने मन में सोचता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो स्टिग्मा है। ये एक पैर वाला सी फूड वो कॉन्स्टलेशन लगड़ाते हुए चालबाज से संबंधित है। वो कॉन्स्टलेशन अपने अवतारों को मानसिक अवरोध से कलंक से पोसेस नहीं करता, और क्योंकि म्योंगो के पास उस तरह का स्किल होना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, सेंगा और म्योंगो पर मेरी ये स्किल कारगर न होने का रीजन ये था। और हमें स्टिग्मा के बारे में बताया जाता है। कॉन्स्टलेशन द्वारा अवतारों को इंडोर्ड एक विशेष पावर। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं कितना बेवकूफ था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो TWSA में दिखाई देने वाला कैरेक्टर नहीं है। जब तुम इसके बारे में सोचोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। उन लोग से फाइट करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि चलो सोचो, मैं अकेले पुल पार नहीं कर सकता। अगर मैं किसी डेमन को अपने साथ पुल पार करने के लिए मना लूं तो क्या होगा? नहीं, ये साथ काम नहीं करेगा। सिनेरियो समाप्त होने में केवल 15 मिनट बचे हैं और ये सब धोखा भी हमारे एमसी को लड़ते हुए देखते हुए अपने मन में कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, क्या कोई ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो इस बेचारे अवतार को आशीर्वाद देना चाहता हो? ये कितना अनफॉर्चुनेट है, कोई नहीं देना चाहता है। चलो ठीक है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा बॉडी अभी से और सहन नहीं कर सकता, और एकदम किनारे पर आ जाता और कहता है कि इस बार शायद मैं सच में मर जाऊंगा। डैम इट, काश मुझ में कॉम्बैक्ट पावर की कोई एबिलिटी होती। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा। पर्सनल स्किल बुक मार्क एक्टिवेट हो गया है और सिस्टम पे लिख के आता है कि अवेलेबल बुक मार्क स्लॉट 3 है। लोडिंग
लिस्ट ऑफ बुकमार्क एक्टिवेट हो चुका है। लिस्ट ऑफ बुकमार्क कैरेक्टर सबसे पहला डिलूशनल डेमन नामियन किन का अंडरस्टैंडिंग 25 है, तो आप इसका स्किल यूज कर सकते हैं। और सोल्जर दी का भी अंडरस्टैंडिंग 35 है, तो इसका भी स्किल यूज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा खाली है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने TWSA के 3000 से ज्यादा एपिसोड पढ़े हैं, लेकिन मैंने इस स्किल के बारे में कभी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मुझे समझ आ गया था कि ये कैसे काम करता है। बुकमार्क नंबर 1 को एक्टिवेट करो, तभी बुकमार्क नंबर 1 एक्टिवेट हो जाता है। जो वो नामियन पावर को यूज किया होता है वही हमारे एमसी के पास आ जाता है। सिस्टम बताता है कि एक्टिवेशन टाइम बस 1 मिनट है और हमारे एमसी की वो बॉडी में आ जाता है। सिस्टम बोलता है कि आपकी इस किरदार के बारे में समझ कम है, इसलिए इस किरदार की एबिलिटी थोड़ी कम कर दी गई है और इसकी अवेकनिंग लेवल 1 पे है। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी उसके स्किल को यूज करके एक बंदे को जान से मार देता है, फिर दूसरे को भी ऐसे करके मार डालता है। सिस्टम पहले कहता है कि नामियन किम के बारे में आपकी समझ बढ़ गई है। बुकमार्क नंबर 1 डीएक्टिवेट हो चुका है। अब सिर्फ 10 मिनट 11 सेकंड बचे हैं। हमारा एमसी हाफते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, सीरियसली वो बहुत लेट है, लेकिन वो अब किसी भी मोमेंट आ सकता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ज़ॉम्बी जितने होते हैं पीछे देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर किसी का पैर दिखाई दिया जाता है जब वो चल के आ रहा होता है। हमारा एमसी भी देख के थोड़ा घबराता है और अपने मन में कहता है कि वो आ रहा है। और हमें ब्लैक कोड में एक बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के पास आके कहता है कि आखिर तुम हो कौन। हमारे एमसी उसको देख के तुम डरने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे उसका सामना करना होगा? ये तो इम्पॉसिबल है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट हो गया है। इस पर्सन के बारे में बहुत सारी जानकारी है। कैरेक्टर लिस्ट को समरी लिस्ट में चेंज किया जा रहा है और हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम जुंग ल्यूक होता है। इसका एट्रीब्यूट रिग्रेसर होता है। 3rd बार इसने रिग्रेसर किया है और ये प्रो गेमर है। एक्सक्लूसिव स्किल इसका सेज आइज लेवल 8 पर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेवल 8 पे है। वेपन ट्रेनिंग लेवल 8 पे है। मेंटल बैरियर लेवल 5 पे, क्राउड कंट्रोल लेवल 5 के, रीजनिंग लेवल 5 के, ला डिटेक्शन लेवल 4 पे है। तभी हमारे एमसी को वो गले से पकड़ के उठा देता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो। हमारे एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, एक तबाह दुनिया में जिंदा रहने वाला पर्सन पहला तरीका उसको सिद्ध करने वाला पर्सन ही इस समय मेरा गला पकड़े हुआ है। रिग्रेसर जुन ल्यूक। इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की शुरुआत इसी पर्सन से हुई है। दूसरी तरफ सेंधा लोग होते हैं। सोल्जर ली कह रहा होता है कि ये काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि मेट्रो में पीछे की तरफ लगी वो बैरियर जैसी चीज हमें रोक रही है और ये लोग एकदम घबराए हुए होते हैं। हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो बोलता है कि मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है और हमारा एमसी अपने मन में बोलता है कि उसके रवैयों को देखो वो डेफिनेटली प्रोटैगनिस्ट है। हमारा एमसी उस पे कहता है कि मेरा नाम किंग डोगजा है। वो बोलता है कि ये तो बहुत अजीब नाम है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे तो बहुत कुछ मिला है। तभी हमारे एमसी के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। ऐसा लगता है कि तुमको सिक्कों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आ गया है। हमारे एमसी उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे यही कह सकता हूँ और अपने मन में बोल रहा होता है, डैम इट, हमने अभी सिर्फ एक मेन सिनेरियो और एक सब सिनेरियो ही पूरा किया है, लेकिन वो पहले से इतना पावरफुल है। हमारे एमसी से बोलता है कि अपनी सांसें बेकार मत करो, आपसे तुम सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दोगे जो मैं तुमसे पूछूंगा। और हमारे एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहुत बुरा हुआ, मैं सबसे खराब सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहता था। शुरुआती दौर में जिन सबसे खतरनाक पर्सन है, उनकी 3 एबिलिटी के दौरान उनका व्यक्तिगत और भी बिगड़ता चला गया। अपनी मौजूदा मानसिकता के साथ वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं डरता। हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारा आंसर। हमारे एमसी कहता है कि अच्छा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। फिर हमारे एमसी के पेट में एक जोरदार फिर से पंच मारता है। हमारा एमसी कहता है कि माफ करना, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो मिस्टर प्रोग्रामर जुंगयुक। ये बातें सुन के वो हैरान होता है और हमारे एमसी कहता है उससे, तो तुमको ही अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। सिस्टम पे लिख कहता है कि जुंगयुक नाम का किरदार आपसे सावधान है। हमारे एमसी को पूछता है कि तुम मुझे जानते हो और बताता है कि हाँ मैं करता हूँ। अपनी करंट सकल सूरत के बावजूद मैं एक गेम कंपनी में काम करता हूँ। हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो झूठा था। सच्चाई तो ये थे कि जुंगयुक महज एक रीडर का पात्र था जिसे मैंने पढ़ा था। हमारे एमसी उससे कहता है कि तुम फेमस हो गए हो, मैं कभी तुम्हारा फैन हुआ करता था। और हमें बताता है कि मशहूर होना महज सेटिंग प्लॉट थी और ये झूठ नहीं था कि मैं उनका
फैन था, मुझे पसंद आया, नफरत, नाराज, और हमने तुम्हारे लिए चेयर भी किया। मैं 3000 चैप्टर तुम्हारे साथ था। हमारा एमसी उससे कहता है कि एक फैन, मैंने वो शब्द काफी समय से सुना नहीं था। मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन पे कोई बदलाव नहीं आया। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं खुद भी यही देख सकता हूँ। तो जुनगुक कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, तुमने मेट्रो में कैसे जान बचाई? हमारा एमसी कहता है कि तो ये बात है। हमारे एमसी उससे कहता है कि अगर मैं जवाब दूं क्या तुम मुझे जाने दोगे? तो बोलता है कि चलो देखते हैं। हमारे एमसी अपने मन में बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है। वे जब सर्वाइवल के एकमात्र रीडर के रूप में उसके चेहरे को देखकर ही ये बात क्लियर हो जाती है। चलो ठीक है, इस बेवकूफ रिग्रेसर को मनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जुंगयुक कैरेक्टर के बारे में आपकी समझ बढ़ गई है। इस कैरेक्टर के बारे में आपकी समझ पहले ही बहुत अच्छी है। ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट एक्सक्लूसिव स्किल के यूज की शर्त पूरी हो चुकी है। क्या आप स्किल को यूज करना चाहते हो? अभी हमें दिखाया जाता है जो जुंगयुक बोल रहा होता है, हमारे एमसी को सुनाई पड़ रहा होता है उसके माइंड की बातें, और वो बोल रहा होता है जुंगयुक अपने मन में, उस डिब्बे में केवल ली हुनसुंग और किम नामयून ही जिंदा बच सकते थे, लेकिन किम नामयून की डेथ हो गई और बाकी लोग बच गए। वो आखिर जिंदा कैसे है? ये आदमी आखिर है कौन? मुझे जानकारी चाहिए, और अगर वो इनकन्वीनियंस होता है तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि रुको, ये मुझे जुंगयुक के थॉट बता रहा है। चलो मैं बच गया हूँ। हमारे एमसी से पूछता है कि तुमने कीड़ों को मारकर सिनेरियो पूरा किया। हमारे एमसी से कहता है मैं बस लकी हूँ, कीड़ों पर पिंजड़ा मिल गया जो हमारे डिब्बे से पहले वाले डिब्बे में हुए विस्फोट के कारण ठोकर खाकर गिर गया था। तो ये सब बातें सुन के वो अपने मन में कह रहा होता है जुंगयुक फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका है। हमारे एमसी अपने मन में कह रहा होता है मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों हैरान है। किम नामयून और ली हुनसन को 3860 के बैटल रॉयल में जिंदा रहना चाहिए था। जुंगयुक अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरी वजह से है। पिछली बार की तरह मैंने एक ऐसी विस्फोट किया जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। नहीं, अगर ऐसा भी हो तो ये सस्पिशियस है। ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत शांत है। ये बदलती दुनिया में बहुत अच्छी तरह से ढल रहा है। प्रोबेबली किम नामयून का हत्यारा वही है। वो यूजफुल हो सकता है लेकिन ये खतरनाक है। हमारा एमसी उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? चलो ऑक्सू स्टेशन चलते हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा, और गुस्से में बोलता है कि सबको हद से ज्यादा कन्वीनियंट है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अरे ये जुंगयुक अपना एसएस ब्लड स्किल को यूज कर रहा है। आई ऑफ सेज को, आई ऑफ सेज किसी पर्सन के गुणों की झलक दिखा सकती है। छिपी हुई जानकारी के साथ साथ ये सच में सबसे सख्त जासूसी स्किल है। मुझे तो ये हैरानी होने लगी थी उसने अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दरअसल अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो ये मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे खुद भी अपनी एट्रीब्यूट और स्किल का पता नहीं है। हालांकि मैं ये सब जुंगयुक को बताने जा रहा हूँ। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपने बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो चुका है। फोर्थ वॉल आइज ऑफ सेज को डिटेक्ट कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि जुंगयुक की आंखों में कुछ होने लगता है तो दर्द में होता है। सिस्टम पे लिख कहता है कि आइज ऑफ फेस को ब्लॉक कर दिया गया फोर्थ वॉल के थ्रू से, और वो कहता है कि तुम बास्टर्ड, आखिर तुम हो कौन? और सिर्फ 2 मिनट 14 सेकंड बचे होते हैं। हमारे उसी अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे स्किल ने उसके आइज ऑफ फेज को ब्लॉक कर दिया। पहले ये बुक मार था और अब फोर्थ वॉल। और वो गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है जुंगयुक मुझे उसे यहीं और अभी मारना होगा। हमारा उसे अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, मैंने मामला बिगाड़ दिया है। अब तो वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमारे उससे कहता है कि तुमको एक भरोसेमंद सपोर्टर की जरूरत है। तुम अकेले ही सिनेरियो 46 को हल नहीं कर सकते, तुमको ये पता है ना? तो ये बातें सुन के वो हैरान होते हुए जुंगयुक कहता है कि तुमको ये सब कैसे पता? क्या तुम भी एक रिग्रेसर हो? हमारा एमसी कहता है कि अब ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तो ये सब बातें सुन के वो अपने मन में कहता है जुंगयुक वो रिग्रेसर नहीं है। अगर वो होता तो मैं उसे जानता होता। तो क्या ये हो सकता है? हमारा एमसी उससे कहता है कि जुंगयुक मुझे फ्यूचर पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता। सिस्टम पहले कहता है कि जुंगयुक झूठ पकड़ने की एबिलिटी एक्टिवेट कर दी है। झूठ पकड़ने की एबिलिटी ने क्लैरिफाई किया है कि आप सच बोल रहे हैं। तो ये सब बातें सुन के वो अपने मन में जुंगयुक हैरान होते हुए कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्या अदर क्राफ्ट के अलावा कोई और प्रॉफिट हो सकता है कोरिया में? और हमें प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है TWSA में एकमात्र ऐसा क्वालिटी जो किसी कैरेक्टर को फ्यूचर देखने की एबिलिटी देता है, और एकमात्र ऐसा गुण जो निष्क्रिय रूप से पता लगाने की स्किल को बेअसर कर देता है। मेरी जानकारी के अनुसार TWSA की दुनिया में एक ऐसा पात्र था जिसमें प्रॉफिट का गुण था। हमारे एमसी को कहता है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। हमारा एमसी कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। वो बोलता है तो तुमको पता था कि मैं यहाँ हूँगा? हमारा एमसी कहता है कि जुंग मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है। तुमको ये भी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना? लेकिन तुम ये भी जानते हो कि फ्यूचर के बारे में तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। और हमें बताया जाता है कि रिग्रेसर लोग फ्यूचर के बारे में
जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ कई बार दोहराया है, लेकिन अगर वो इस जानकारी से करंट को बदल दे तो उनका फ्यूचर भी बदल जाएगा। इसलिए सभी रिग्रेसर फाइनली एक ऐसे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे जिसे वो नहीं जानते, जब तक कि वो अपने पिछले कोशिश में किए गए सभी कार्यों को दोहरा न ले। हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे अपना साथी बना लो और मैं फ्यूचर के बारे में तुम्हारे ज्ञान को पूरा कर सकता हूँ। और अपने मन में कहता है कि इस भी जुंग जैसे किसी पर्सन को एक प्रॉफिट के साथ के रूप में रखना बहुत आकर्षक लगेगा और मैं उनके प्रॉफिट के रूप में काम करूंगा, क्योंकि इस कहानी को पढ़ने वाला मैं ही एक लौता हूँ। और जुंग अपने मन में कह रहा होता है अगर यह सच में एक प्रॉफिट है तो उसे साथ लाना मददगार होगा, न केवल सिनेरियो 46 के लिए बल्कि जराथुस्त्रा से लड़ने के लिए भी। लेकिन क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? एक कंपेनियन सिस्टम पे लिख कहता है सिनेरियो के समाप्त होने में 50 सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड के बाद सिनेरियो खत्म हो जाएगा। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैंने फैसला कर दिया है, मैं तुम्हें अपना साथी बनाऊंगा। हमारे एमसी के रूप से कहता है कि लेकिन तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? अभी हमारे एमसी को डेड एंड पे लाके खड़ा कर देता है। सिस्टम पे लिख कहता है डू एक्स मसीना ब्रिज ऑफ इवन नंबर्स, एक कॉन्स्टलेशन के ब्लेसिंग से प्रकाश का एक पुल, इसे केवल इवन नंबर वाले लोग ही पार कर सकते हैं और नंबर वाले लोगों द्वारा इसे पार करने का कोशिश करने पर पुल ढह जाएगा। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैं रिग्रेसर को मनाने में कामयाब हो गया। सिस्टम पे लिख कहता है कि एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन के कारण आप थक गए हैं। हमारा एमसी विंडो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे थोड़ी चिंता है कि मेरी एबिलिटी डीएक्टिवेट हो रही है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। मैंने जुंगयुक को तुरंत मना लिया और अब मैं पार कर सकता हूँ। हमारे एमसी से वो कहता है कि एक लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम सच में एक प्रॉफिट हो तो तुम अपना फ्यूचर खुद बता पाओगे, है ना? तो ये बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या मेरे पास है? मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। हमारे एमसी से वो कह रहा होता है क्या मैं जाने दूंगा या नहीं? हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ये बास्टर्ड, मैं उसे किसी और से बेहतर जानता हूँ। अगर ये कमीना वही जुंगयुक है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। हमारे एमसी उससे कहता है कि पहले मैं तुमको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या? तो हमारे एमसी कहता है कि पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ बराबरी का बिहेवियर करो। दूसरी बात, जिस प्रकार मैं तुम्हारे साथ सहयोग करता हूँ उसी प्रकार तुमको भी मेरे साथ सहयोग करने का वादा करना होगा। तो बोलता है कि मैं समझ गया, तो तुम्हारा आंसर क्या है? हमारा एमसी कहता है हंसते हुए बस छोड़ दो और दफा हो जाओ कमीने। तो ऐसे ही करता है, हमारे एमसी को छोड़ देता है और कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ तुम पर, तुम सच में एक प्रॉफिट हो। और हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आप इस सिनेरियो को पूरा करने में फेल रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसके पेट में पानी के अंदर डूब रहा होता है और सांस को रोकते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मुझे अपनी सांस को रोके रखने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे हिम्मत रखनी होगी, मैं बेहोश नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं कि उसके पेट के एकदम अंदर रहता है और वहाँ जो पानी होता है उस पानी से मुंह निकाल के कहता है हाँफते हुए अरे यार ये तो तुम बेकार है। ऐसा लगता है कि मैं बिना टुकड़े टुकड़े हुए और पचाए उसके पेट तक पहुँच गया हूँ। और तैरते हुए हमारा एमसी फोन निकालता है और देखता है तो वहाँ बहुत ढेर सारे लोग मरे पड़े होते हैं। हमारा एमसी ये देख के हैरान होता है, फिर इस जगह पे आके बैठ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कितना साइकोपैथ है। साथी तो बिल्कुल नहीं है, क्या ये किसी प्रकार की टेस्ट है? क्या वो चाहता है कि मैं एक साथी के रूप में उसके लिए अपनी एबिलिटी साबित करूं? हालांकि मैं समझता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो अपने पहले ही राउंड में फेल होने के बाद से उसने कभी कोई सच्चा साथी नहीं बनाया है। एक रिग्रेसर होने के नाते वो पावरफुल था और लोग उसे अपनी सेवियर के रूप में पूछते थे। इसी वजह से वो स्वाभाविक रूप से एक अकेला रहने वाला पर्सन बन गया। उसके लिए सभी ह्यूमन या तो उसके अधीन है या उसके एनिमी। तो ये प्रोबेबली एक टेस्ट है। वो चाहता है कि अगर मैं उसके बराबर का दर्जा पाना चाहता हूँ तो मुझे खुद को साबित करना होगा। फिर हमारा एम्प्लॉय सिस्टम पे कहता है कि चलो सिस्टम विंडो को ओपन करो। जैसे ही विंडो को ओपन करता है वहाँ बहुत ढेर सारे नोटिफिकेशन होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने सिनेरियो को फेल कर दिया है, चेकआउट को प्रोसीड किया जा रहा है, 100 कॉइन को काटा जा रहा है जो कि चैनल के लिए था और आपको 100 कॉइन भी दिए जा रहे हैं गिफ्ट में। कॉन्स्टलेशन सिक्रेटिव प्लॉटर आपकी तुच्छ बेकार चीजों से डिसअपॉइंटेड है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये चीज मूव कर रही है और वहाँ की पानी भी उथल पुथल होने लगता है। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि TWSA के अकॉर्डिंग इन सर्पेंट के पेट से एसिड निकलने लगता है। शिकार को निकलने के लगभग 3 मिनट बाद तभी वहाँ पर डुकापी आकर चिल्ला के बोलता है मुझे थोड़ी निराशा हुई, अब चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी थी। हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तुम हो? तो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन रुको तुम अपनी सिचुएशन के बावजूद बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हो। हमारा एमसी उससे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार
इंतजार कर रहा था और अपने मन में बोलता है, बस तुम मेरा इंतजार करो जुनियोक, मैं न केवल यहाँ से सही सलामत निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बराबर खड़े होने की पावर भी प्राप्त करूंगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन मुझे अपना साथी एक्सेप्ट करना ही होगा तुम्हें। हमारे एमसी से डोकावी बोलता है, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हमारा एमसी कहता है कि हाँ, तुमको मुझसे सिक्के लेने होंगे है ना? तो बोलता है कि सिक्के तुम कह रहे हो? तुम्हारा एमसी कहता है कि मैं इस सिनेरियो में खेल रहा, इसलिए तुमको भुगतान के रूप में सिक्के इकट्ठा करने होंगे। तो ये बात सुन के डोकावी भी मुस्कुरा के बोलता है कि और मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं। तुम्हारा एमसी कहता है, अगर इसकी कीमत मेरी जान होती तो फेलियर के सिचुएशन वाले अनुभाग में ये बात लिखी होती, इन क्वेश्चन मार्क नहीं। इसका मतलब है कि बातचीत की गुंजाइश है ना? तो डोकावी बोलता है कि कितना इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग, तुमने इतनी मामूली सुराग से इतना कुछ पता लगा लिया। कॉन्स्टेलेशन की निगाहें जिस अवतार पर टिकी है उससे ये उम्मीद थी। जैसे कि तुमने कहा, तुमको सिक्के देकर किसी सब सिनेरियो में फेल होने पर भी जिंदा रह सकते हो। चलो मुझे 51 सोने सिक्के दे दो और मैं तुम्हें जिंदा रहने की इजाजत दूंगा। हमारा एमसी कहता है कि 5100? क्या मुझसे मजाक कर रहा है? हमारा एमसी उसे कहता है कि साल ये तो बहुत ज्यादा है। तो डोकावी बोलता है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम मर ही जाओगे। तुम्हारे सिक्के एक्सेप्ट करना या न करना पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं ये सब खत्म कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना। तो हमारा एमसी कहता है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तो बोलता है कि क्या? हमारा एमसी कहता है कि मैंने कहा ना, जाओ और मुझे मार डालो। कि हाँ, तुम नहीं कर सकते। और अपने मन में कहता है क्योंकि एमआई के बदौलत वो काफी अच्छी सिचुएशन में है। कॉन्स्टेलेशन को मुझे देख कर मजा आ रहा होगा। अगर उसका इरादा मुझे जाम से मारना होता तो वो मुझसे मिलने आता ही नहीं। डोकावी मुस्कुरा के गुस्से में हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो? हमारा एमसी उससे कहता है, लो रैंक IMP बियोंग। तो वो चुप हो जाता है। हमारा एमसी कहता है कि स्टोरी टेलर स्ट्रीमर के तौर पर तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? ये बातें सुन के उसका होश उड़ जाता है और चिल्ला के हमारे एमसी से बोलता है कि तुमको मेरे नाम कैसे पता? तो हमारे एमसी कहता है कि आजकल स्ट्रीमिंग करना बहुत ही बेकार है ना, कॉन्स्टेलेशन के इतने कंजूस होने के कारण, और ना जाने क्या क्या। तो डोकावी घबराते हुए बोलता है कि तुम हो कौन? एक नॉर्मल इंसान को ये सब कैसे पता चला? सिस्टम पे लिख कहता है कि कुछ कॉन्स्टेलेशन को आपकी पहचान पर डाउट है। तुम्हारी प्लानिंग के कारण कॉन्स्टेलेशन की आंखें एक्साइटेड हो गई हैं। हमारा एमसी उससे कहता है कि चलो चैनल को बंद कर दो और हम बात करते हैं। तब वो चैनल को बंद कर देता है। तो हमारे एमसी से कहता है कि अब मुझे बताओ, तुम जैसे नॉर्मल ह्यूमन को कॉन्स्टेलेशन के बारे में कैसे पता है? और हमें स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में बताया जाता है। स्टार स्ट्रीम मूल रूप से पूरे यूनिवर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम है, सब्सक्राइबर दूर स्थिर गैलेक्सी से शिखर पर स्थित है और कलाकार भी मेरी तरह ही इंसान है, और इन दोनों के बीच सेतु का काम करने वाले हैं कहानी सुनाने वाले शैतान स्ट्रीमर। हमारा एमसी उससे बोलता है कि अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। बियोंग, क्या तुम डेमन किंग बनना नहीं चाहते हो? तो बोलता है कि तुम क्या? तो हमारा एमसी उससे बोलता है, डोक गाक और गिल्डाल को पीछे छोड़ते हुए तुम मॉन्स्टर और डेमन के रियलम में ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर नहीं बनना चाहते हो? बियोंग, चलो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लो और मैं तुम्हें IMP किंग बनाऊंगा। तो ये बातें सुन के वो जोर जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ही पागल हो इंसान, मुझे तभी ऐसा कर देना चाहिए था जब तुमने बेकार चयन में सभी कॉन्स्टेलेशन को एक्सेप्ट कर दी रिफ्यूज कर दिया था। तो हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि ये सही है। बेकार सिलेक्शन स्टेज के दौरान पुल पार करने से पहले मैंने इसमें से किसी को नहीं चुना। डोकावी हमारे एमसी से बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं है कि तुमको स्टार स्ट्रीम के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मुझे डर है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एक डेमन हूँ, कॉन्स्टेलेशन नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा स्टार समर्थक नहीं बन सकता। तो हमारा एमसी कहता है कि लगता है तुमको गलतफहमी हुई है। मैंने तुमसे कभी भी मेरा बेकर बनने के लिए नहीं कहा। मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा चैनल चाहिए। तो वो बोलता है कि चैनल? तो हमारा एमसी कहता है लगता है तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो चलो इसके बारे में सरल तरीके से तुमको समझाता हूँ। मैं तुम्हारे चैनल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि रुको, क्या तुम मेरे साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, और हमें स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। नॉर्मली IMP और कॉन्स्टेलेशन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्स्टेलेशन स्टार चैनल में अपने अवतारों को स्थापित करते हैं और डेमन अवतार की कमाई का एक हिस्सा लेते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है, नॉर्मली इस सौदे में किसी अवतार के शामिल होने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अवतार स्टार बेकर के गुलामों से अलग नहीं है। तो ये बातें सुनकर वो जोर जोर से डुकावी हंस रहा होता है। डेविल स्माइल दे के बोलता है, मुझे नहीं पता तुमने इसे कहाँ से उठाया है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्टर का सुझाव देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक ऐसा कीड़ा जिसका कोई बड़ा समर्थक भी नहीं है। तो हमारा हमसे उससे बोलता है, क्या तुम्हारे पास
पास कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई रीजन है, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा समर्थक नहीं है। तुमको क्या लगता है कि कॉन्स्टलेशन तुम्हारे चैनल से क्यों जुड़ते हैं? स्टार स्ट्रीम के सब्सक्राइबर को मोटे तौर पर दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। एक ऐसा ग्रुप जो अपनी बोरियत दूर करने के लिए अलग अलग चैनलों को देखता है, यानी एंटरटेनमेंट चैनल वाले, और दूसरे वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अवतारों की तलाश में है, जैसे कि हम लोग। एक फेमस चैनल बनाने के लिए तुमको ये डेफिनेटली करना होगा कि तुम कम से कम उन दोनों ग्रुप में से एक को आकर्षित करो, अच्छा मनोरंजन प्रदान करके या अच्छे अवतार की खोज करके। तो ये बात सुन के डोकाबी गुस्साते हुए बोलता है, लगता है कि तुमको काफी जानकारी है, लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना है? तो हमारा एमसी उससे बोलता है, अब भी तुमने नहीं समझ में आया, इसलिए तो तुम अभी तक 3 अंकों के सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंच पाए हो। तो ये बात सुन के वो कहता है कि चुप रहो और मुद्दे पर आ जाओ। हमारा एमसी कहता है कि अगर ऐसा कोई चैनल होता तो क्या होता? ये मनोरंजक चाहने वालों और अवतार की तलाश करने वालों दोनों को आकर्षित करता है। तो ये बात सुनकर डोकाबी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमारा एमसी उससे कहता है, वो कॉन्स्टलेशन जो केवल अवतारों की तलाश में है, चाहे किसी भी इनकारनेशन का कितना भी दिलचस्प रूप क्यों ना हो, अगर उनके पास पहले से ही कोई स्टार बैकर है तो लोग चैनल देखना बंद कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा इनकारनेशन हो जिसमें किसी भी कॉन्स्टलेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो? और क्या होगा अगर कोई इनकारनेशन किसी स्टार बैकर के बिना भी अदर इनकारनेशन की तुलना में कहीं ज्यादा एबल साबित हो? तो ये बातें सुन के वो डुकाबी बोलता है, मुझे ये मत बताओ कि इसलिए तुमने किसी स्टार बैकर को नहीं चुना। तुम्हारा एमसी कहता है कि तुम सही हो, कॉन्स्टलेशन इस समय शायद पागल हो रहे होंगे, तुमको चैनल दोबारा चालू करने के लिए कह रहे होंगे। वे सब क्यूरियस है, वो पागल कौन है जो वापसी करने वाले का विरोध कर रहा है? और दूसरी तरफ तभी वो चैनल देखते हुए कहता है कि रुको, तुम कौन हो? बकवास बंद करो। एक नॉर्मल इंसान किसी स्टार के समर्थन वाले अवतार के सामने टिक नहीं पाएगा, दुनिया ऐसे ही चलती है। हमारा एमसी उससे बोलता है कि और मैं कह रहा हूँ कि मैं साबित कर दूंगा ये पॉसिबल है, तुम्हें बस चुप रहना है और मेरी बात माननी है, मैं तुम्हें डेमन किंग बना दूंगा, ठीक है? तो वो भी सोचने लगता है और हमारे एमसी से बोलता है कि चलो पहले इस सिनेरियो में फेल होने पर लगने वाले फीस को दो, मुझे अभी 5100 सिक्के दे दो। और हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं फेल नहीं हुआ हूँ? तो वो बोलता है कि क्या? तुम्हारा एमसी उससे कहता है, मेरे पास होना चाहिए था, अब तक सफलता की शर्त पूरी हो चुकी है, बस चैनल को दोबारा चालू कर दो, ये जल्दी शुरू होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि डोकाबी के स्क्रीन पे एक नई सिनेरियो आ जाता है और उस सिनेरियो में बताया गया होता है कि हिडन सिनेरियो, कमांडर स्लेयर, टाइप हिडन है, डिफिकल्टी A+ है और क्लियरिंग कंडीशन दी गई होती है, आपको स्पीड से एस्केप करना है, टाइम लिमिट 10 दिन के लिए दिया गया है, रिवॉर्ड 9000 कॉइन है और फेलियर डेथ है। डोकाबी अपने कॉन्स्टलेशन से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए कॉन्स्टलेशन, प्लीज अब शांत हो जाइए, चैनल में कुछ सर्वर इशू हो गया था इसलिए वो डाउन हो गया था, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इसे नहीं बंद किया था, प्लीज प्लीज मैं आप लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है सिस्टम में देखते हुए, अरे क्या बिक्री के लिए बस इतना ही उपलब्ध है, इसमें सर्च फंक्शन होना चाहिए था।